चैप्टर 21। मैं बहुत आज्ञाकारी, सहयोगी और सुंदर हूं। वे अब भी मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आर्यन शर्मा को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसकी मां सही थी। उसके जैसे प्यारे और सुंदर अमीर दूसरी पीढ़ी को बाहर रहते समय अपनी सुरक्षा ठीक से करनी चाहिए। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक थी। उसका जीवन किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकता है। आर्यन शर्मा कदम दर कदम लुटेरों के नेता की ओर चला गया। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। उन्हें मार डालो। मुझे उन्हें मारना होगा। वे सभी अत्यंत दुष्ट और दुष्ट लोग हैं। एक कदम, दो कदम। जैसे जैसे वह करीब आता गया, अन्य बंधकों ने उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा। उन्हें उस पर दया तो आई, लेकिन साथ ही उनकी निगाहों में राहत का भाव भी था। उन्हें खुशी हुई कि वे मारे जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। वे भी डर से कांप रहे थे। लुटेरों का यह समूह इतने प्यारे युवा लड़के को छोड़ने को भी तैयार नहीं था। उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। पुलिस का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? यदि यह शीघ्र नहीं हुआ तो वे ही मारे जाएंगे। उन्हें मार डालो। उन्हें मार डालो। आर्यन शर्मा लगभग मानसिक रूप से टूट गया था। वह बेहद घबराया हुआ था। उसकी हथेली, पीठ और माथा पसीने से भीग गए थे। उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 3 कदम, 4 कदम। बहुत जल्द वह नेता से आधे मीटर से भी कम दूरी पर था। जल्दी करो और आओ, नेता अधीरता से चिल्लाया। बहुत हो गया। यह काफी करीब है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन शर्मा ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। तुम्हें मुझे मजबूर क्यों करना पड़ता है? लुटेरों के नेता को लगा कि आर्यन शर्मा ने शायद डर के कारण अपना दिमाग खो दिया है, इसलिए वह बकवास कर रहा है। लेकिन अगले ही पल लुटेरों और बंधकों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लुटेरों का नेता ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने क्या देखा? कुछ क्षण पहले यह बंधक अभी भी एक छोटे मेमने की तरह व्यवहार कर रहा था। अगले ही पल वह एक पागल भयंकर भालू में बदल गया। एक पल में उसकी आभा बदल गई। मैं सब कुछ धीमा लग रहा था, लेकिन इसमें बस एक पल लगा। जब आर्यन शर्मा ने अपना सिर उठाया तो उसके मन में कोई झिझक नहीं थी। उनका निर्णय दृढ़ और दृढ़ था और उन्होंने अपने पैर जोर से पटक दिए। बूम! जमीन पर पड़ी चीनी मिट्टी की टाइलें टूट गईं और पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए। बल उसके पैरों के नीचे फट गया, जिससे आर्यन शर्मा अचानक बाहर निकल गया। वह धनुष से तीर की तरह बाहर निकला और 1 सेकंड के भीतर नेता के सामने पहुंच गया। यह अत्यधिक गति और निपुणता वाले स्टेज फुटवर्क का परिणाम था। आर्यन शर्मा ने पलक झपकते ही आधा मीटर की दूरी पार कर ली। यद्यपि लुटेरों का नेता उसे देख सकता था, फिर भी वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। आर्यन शर्मा की मुट्ठी लोहे को हथौड़े से पीटने जैसी थी, क्योंकि उसने उसे ऊंचा उठाया और नीचे मुक्का मारा। डाकू की आंखों में उसकी मुट्ठी बड़ी और बड़ी होती गई, जिससे वह बेहोश हो गया। एफ के जैसे ही उसने यह शब्द बोला, आर्यन शर्मा का पूरी ताकत से किया गया हमला उसके सिर पर आ गिरा था। धमाका! 1000 किलोग्राम से अधिक की शक्ति बेहद भयावह थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक आपके सिर के पास से गुजर रहा हो। धमाका! आवाज कुरकुरी थी, जैसे तरबूज कुचल दिया गया हो। पहला खून! यह कुचल गया। हालांकि आर्यन शर्मा के मन में कोई चरम भावनाएं नहीं थीं। उस समय वह केवल अपनी जान को हुए खतरे के बारे में सोच रहा था। उसने अभी तक एक दुश्मन को मार डाला और अभी भी 4 बचे थे। उनके पास बंदूकें थीं। वे बहुत डरावने थे। उसे यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। इसलिए वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसने नेता की लाश को कसकर पकड़ लिया और चेहरे पर निशान के साथ पीछे खड़े डाकू पर उसे तोड़ दिया। उसी समय आर्यन शर्मा आगे बढ़ गया। उसका मन उग्र रूप से मंथन कर रहा था।
अब तक उन्होंने जो भी बुनियादी युद्ध तकनीकें सीखी थीं, वे सभी एक पूरे में एकीकृत होती दिख रही थीं। फुटवर्क को गति के साथ मिला दिया गया। तलवार कौशल और ब्लेड कौशल को मुट्ठी कौशल में मिला दिया गया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियों को तलवार और अपने पैरों को ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया। चेहरे पर जख्म के निशान वाला लुटेरा उस समय हड़बड़ा गया जब उसके नेता की लाश उससे टकरा गई। आर्यन शर्मा ने ब्लेड की तरह अपना पैर बाईं ओर से घुमाया। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज ने दर्शकों को डरा दिया। बूम! वह आदमी क्षैतिज रूप से बाहर निकला और रैगडॉल की तरह दीवार से टकरा गया। सिर को एक तरफ झुकाने से पहले उसने मुंह में खून थूक दिया। वह आदमी मरने से भी ज्यादा मरा हुआ था। डबल किल! धमाका, धमाका, धमाका! अन्य 3 डाकू घबरा गए, लेकिन अंततः उन्हें होश आ गया और उन्होंने आर्यन शर्मा पर गोली चला दी। रूंस प्रबलित गोलियां बंदूकों से बाहर निकलीं, जिससे आर्यन शर्मा की प्रगति रुक गई। ये गोलियां अधिक तेज और शक्तिशाली थीं। स्वूश! गोलियां हवा में फैल गईं और अपने साथ एक तीखी चीख लेकर आर्यन शर्मा के शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों की ओर बढ़ी। उसका सिर, दिल, जांघ। आर्यन शर्मा अच्छी तरह से तैयार थे। चेहरे पर निशान वाले आदमी से छुटकारा पाने के बाद उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया और जमीन पर एकदम सही रोल किया। एक सहज गति से वह कार्यालय की मेज के नीचे छिप गया। धमाका! गोलियां दीवार से टकराईं और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। जब आर्यन शर्मा ने छेद पर नजर डाली तो एक डर उस पर हावी हो गया। वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि उसने शुरू में लुटेरों का जल्दबाजी में विरोध नहीं किया। ये गोलियां कितनी शक्तिशाली थीं, इसके आधार पर वे निश्चित रूप से उसके शरीर में खून का छेद कर देंगी। भले ही उसका शरीर उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य जैसा था, फिर भी वह बुलेट प्रूफ नहीं था। यह विचार उसके मन में केवल एक क्षण के लिए ही रहा। फिर उसने तुरंत अपने सामने रखी कुर्सी पकड़ ली और उसे बाहर फेंक दिया। उसी समय वह दूसरी दिशा में भाग गया। तीनों लुटेरे बेहद तनाव में थे। जब उन्होंने कुछ उड़ता हुआ देखा तो उन्होंने सहज रूप से उस दिशा में कई गोलियां चलाईं। ओह बकवास! इसके तुरंत बाद उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। आर्यन शर्मा ने उन्हें पछताने का समय नहीं दिया। वह दूसरी ओर से उनकी ओर बढ़ा और तोप की तरह अपनी मुट्ठी से एक डाकू के मंदिर पर गोली चला दी। लुटेरा लड़खड़ाकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तिहरा मार! एक और नीचे। फिर वह एक डाकू की ओर मुड़ा जो उससे 2 मीटर दूर था। आर्यन शर्मा को यह व्यक्ति याद आया। वह पहला व्यक्ति था जो उसे मारना चाहता था। इस प्रकार उसने अपने हमले में अधिक शक्ति का प्रयोग किया। आर्यन शर्मा ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया और उन्हें स्लेजहैमर की तरह तोड़ दिया। बेचारा आदमी 3 मीटर पीछे उड़ गया। क्वाड्रा मार डालो! धमाका, धमाका! आखिरी लुटेरा ड्राइवर था। अब तक उसे यह एहसास हो चुका था कि आर्यन शर्मा अत्यंत क्रूर और क्रूर था। उसके साथी उसके हमले को बिल्कुल भी नहीं झेल सके। वे या तो मर चुके थे या गंभीर रूप से घायल थे। वह इतना भयभीत था कि वह पीछे हटता रहा। अपनी हड़बड़ाहट में उसने आर्यन शर्मा पर कुछ गोलियां चलाईं। आर्यन शर्मा चकमा देकर डाकू के पास पहुंचा और मुक्का मारा। यह बेसिक स्वॉर्ड स्किल का सबसे सरल तलवारबाजी था। एक हमला, एक और हमला। अंत में अंतिम डाकू भी फर्श पर गिर गया। पेटा मार डालो! सभी 5 लुटेरों का ध्यान रखा गया। जब आर्यन शर्मा ने हमला करना शुरू किया तब से लेकर लड़ाई के अंत तक 1 मिनट से भी कम समय बीता था। सभी बंधक आश्चर्यचकित थे। उनके जबड़े लगभग जमीन को छू गए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि घायल हुई अधेड़ उम्र की महिला अस्थायी रूप से अपना दर्द भूल गई है। वह उसे अचंभित होकर देखती रही। हम दोनों बंधक हैं। आप इतने उत्कृष्ट और उग्र क्यों हैं? हमें एक साथ डर से कांपना चाहिए,
लेकिन आपने इसके बजाय लुटेरों को मार डाला। क्या तुम शैतान हो? पैंट पैंट पैंट। 5 लुटेरों के बेहोश हो जाने के बाद आर्यन शर्मा अंततः अपनी तनावग्रस्त नसों को आराम देने में सक्षम हो गया। उसने मुंह में बड़ी मात्रा में हवा भरी। थकावट। उसके शरीर में अत्यधिक थकावट की भावना भर गई। यह लड़ाई केवल 1 मिनट से भी कम समय तक चली थी, लेकिन उसकी मनःस्थिति तनावपूर्ण थी क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के कगार पर नाच रहा था। एड्रेनालाइन उसकी रक्त वाहिकाओं में तेजी से प्रवाहित होने लगा और उसका शरीर अभूतपूर्व ऊंचाई पर काम करने लगा। यह उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। तुमने मुझे मजबूर क्यों किया? कमरे को स्कैन करते समय आर्यन शर्मा ने खुद से कहा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। लुटेरों की भयावह स्थिति ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी और पेट का एसिड लगभग उसके गले से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। संयोगवश उसकी मुलाकात बंधकों की निगाहों से हुई। इन लोगों के चेहरों पर डर के भाव थे। वे भी पीले पड़ गए थे और कुछ तो कोने में उल्टी भी कर रहे थे। हालांकि उनकी निगाहें थोड़ी अजीब थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी दयालु और ईमानदार हाई स्कूल के छात्र को नहीं देख रहे थे। इसके बजाय वे एक विकृत हत्यारे को देख रहे थे। अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आर्यन शर्मा ने ईमानदारी से पूछा। बंधकों ने अनियोजित एक स्वर में अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्मत्त होकर अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी दोषी अभिव्यक्तियां बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थीं। चैप्टर 22। आर्यन शर्मा पुलिस स्टेशन से तब बाहर आए जब रात के 9 बज रहे थे। इससे पहले उसने घर पर फोन करके अपने माता पिता को बताया था कि वह आज रात अपने सहपाठियों के साथ खाना खा रहा है। दरअसल उसे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था। सौभाग्य से आर्यन शर्मा एक पीड़ित था, इसलिए पुलिस ने यह समझने के बाद कि क्या हुआ था, उसे रिहा कर दिया। आपराधिक पुलिस के कप्तान ने व्यक्तिगत रूप से आर्यन शर्मा को दरवाजे पर भेजा। उसने उसे एक सिगरेट दी। एक चाहिए? आर्यन शर्मा समारोह में खड़े नहीं हुए। उसने सीधे सिगरेट ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उन दोनों ने अपनी सिगरेट जलाई और पुलिस स्टेशन के सामने धूम्रपान करना शुरू कर दिया। आप इतनी कम उम्र में धूम्रपान करना जानते हैं? यतीन झा मुस्कुराए और आर्यन शर्मा को चिढ़ाया। चलो इसके बारे में बात नहीं करते। आर्यन शर्मा ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। यतीन झा ने आगे कोई जांच नहीं की। उसने अपना लापरवाह रवैया छोड़ दिया और गंभीरता से कहा, वे लुटेरे दूसरे शहरों से भागकर हमारे समुद्रनगर शहर में आ गए। उन्होंने कई जघन्य अपराध किए हैं और वे सभी वांछित अपराधी हैं। आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वे सभी क्रूर और बुरे लोग हैं। उनके हाथ कई निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। आप लोगों को मारकर उनके लिए बुराई से छुटकारा पा रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक दबाव महसूस न करें। आर्यन शर्मा को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, वे बुरे लोग थे। यदि मुझे किसी कोने में धकेलने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता तो नैतिकता, बुद्धि और शारीरिक शिक्षा में सर्वांगीण विकास के साथ मेरे जैसा आदर्श छात्र इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों करता? यतीन झा। यह लड़का थोड़ा बेशर्म लग रहा था। यतीन झा को लगा कि उनकी चिंता निरर्थक है। उसने क्रोध से कहा, जब हम अपनी ओर से प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे तो हम आपको एक रेशमी बैनर और इनाम से पुरस्कृत करेंगे। आप अभी भी मुझे एक रेशम बैनर और इनाम देने जा रहे हैं? आर्यन शर्मा थोड़ा हैरान था। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूं। तो सचमुच? लुटेरों का यह गिरोह लंबे समय से वांछित सूची में है, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए इनाम बहुत अधिक है। यह 100,000 तक है। यतीन झा ने सोचा कि आर्यन शर्मा को नहीं पता कि वह क्या अस्वीकार कर रहा है,
इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक उसे समझाया, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आर्यन शर्मा ने सहजता से उत्तर दिया। आपके पास पैसे की कमी नहीं है? यतीन झा अवाक रह गए। यह लड़का सचमुच घमंडी था। मैं इनाम आपके स्टेशन को दान क्यों नहीं कर देता? आप नागरिकों के सेवक हैं। यह कठिन काम है। आर्यन शर्मा ने कहा, आप इसे धन्यवाद कहने का मेरा तरीका मान सकते हैं। मुझे पुलिस का प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से धन्यवाद देने की अनुमति दें। यतीन झा गहन श्रद्धा से भरे हुए थे। ओ ठीक है कैप्टन यांग, बंधक बनाए जाने से पहले मेरी कार सड़क के बीच में छोड़ दी गई थी। क्या आप यह जांचने में मेरी मदद कर सकते हैं कि क्या इसे पुलिस ने जब्त किया था? आर्यन शर्मा को अचानक अपनी स्पोर्ट्स कार याद आई जो ट्रैफिक में फंस गई थी। ठीक है, मैं फोन करके पूछूंगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद यतीन झा ने कुछ वाक्य बोले। फिर उसने आर्यन शर्मा से उसका लाइसेंस प्लेट नंबर मांगा। जवाब बहुत जल्दी आ गया। इसे वास्तव में जब्त कर लिया गया था। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कार लेने के लिए ले चलता हूं। यतीन झा ने फोन रख दिया और कहा। ठीक है, आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया और उस आदमी का पीछा किया। ईमानदारी से कहूं तो आपके हमले थोड़े निर्दयी थे। चलते समय यतीन झा अचानक मुड़े और आर्यन शर्मा से कहा, यह पहली बार है जब मुझे इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में नहीं जानता था कि अपनी ताकत को कैसे नियंत्रित किया जाए। आर्यन शर्मा ने असहाय होकर कहा, आपकी तुलना में मेरा पहला अनुभव बहुत अलग था। मैं एक आसान काम में लगभग बुरी तरह असफल हो गया। सौभाग्यवश एक वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरी मदद की। यतीन झा उनकी स्मृति में डूबे हुए थे। फिर उन्होंने कहा, आप बहुत युवा हैं, फिर भी आप पहले से ही एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हैं। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मुझे लगता है कि 2 साल के भीतर आप एक मार्शल योद्धा बन सकते हैं। कैप्टन यांग, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो बस भाग्यशाली था। आर्यन शर्मा विनम्र बने रहे। कुछ देर बाद दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कार लेने से पहले उनसे कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। यतीन झा ने अपने सामने स्पोर्ट्स कार की ओर देखा और अवाक रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको लगा कि 100,000 कुछ भी नहीं है। आपको वास्तव में पैसे की जरूरत नहीं है। आर्यन शर्मा कार में बैठे और यतीन झा की ओर हाथ हिलाया। कैप्टन यांग, आज के लिए धन्यवाद। मुझे अब घर जाना है। यदि नहीं तो मेरे माता पिता चिंतित होंगे। आपका स्वागत है। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि आप हाई स्कूल के छात्र हैं। जल्दी करो और घर जाओ। यतीन झा ने सिर हिलाया। यतीन झा के पास लगभग 30 साल का एक आदमी आया जो दूर से स्पोर्ट्स कार को चलते हुए देख रहा था। उसने पूछा, इस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? वह आपको व्यक्तिगत रूप से उसे विदा करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? वह कहीं से नहीं आता, लेकिन वह एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य है। यतीन झा ने जवाब दिया, आज उसने खाली हाथ रोन बंदूक लेकर चल रहे 5 अपराधियों की हत्या कर दी। उन्नत चरण मार्शल शिष्य? वह आदमी आश्चर्यचकित रह गया। वह केवल 17 वर्ष का है ना? फिर भी वह पहले से ही एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य है। यहाँ तक कि वह 5 अपराधियों को खाली हाथ रोन बंदूकों से मारने में भी कामयाब रहा। यह सचमुच शक्तिशाली है। यह प्रतिभा कहाँ से आई? कौन जानता है? लेकिन वह सचमुच अद्भुत है। मुझे डर है कि जब मैं भविष्य में उनसे मिलूंगा तो केवल उनकी ओर ही देखूंगा। यतीन झा ने भी कहा। उस आदमी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। आर्यन शर्मा को अपने पीछे खड़े 2 लोगों के बीच चल रही चर्चा का पता नहीं था। वह अपनी कार चलाकर सीधे शक्तिपीठ मार्शल हाउस गया। मार्शल आर्ट अकादमी पहुंचने के बाद वह सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए।
प्रशिक्षण कक्ष में लगन से अभ्यास कर रहे छात्रों को देखकर उसकी चिंता शांत होने लगी। आर्यन शर्मा ने हॉल के चारों ओर चक्कर लगाया और गिरी हुई विशेषताओं को उठाया। फिर वह एक रेत की थैली के सामने चला गया और अपने मुट्ठी कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धमाका धमाका धमाका। आर्यन शर्मा को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता थी। उसे अपने हृदय में संचित तनाव और दबाव को दूर करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार उसने रेत की थैली को जोर से पीटा। जैसे ही उसने रेत की थैली पर मुक्का मारा, उसकी बाह पर एक छाया बन गई। उसके मुक्कों के बल के कारण रेत की थैली हिंसक रूप से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आ रहा हो। उसके बगल में बैठे छात्र अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए जब उन्होंने उसकी पागलपन भरी हरकतें देखीं। यह बहुत डरावना था। क्या यह व्यक्ति पागल था? उन्हें उससे जितना संभव हो सके उतना दूर रहने की जरूरत थी। जब आर्यन शर्मा अपनी मुट्ठी कौशल का अभ्यास कर रहा था तो 5 लुटेरों को मारने की उसकी छवि उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। अगर उसे दोबारा चुनने का मौका दिया जाए तो क्या वह इतनी बेरहमी से हमला करेगा? जवाब था हाँ। उसे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता था कि वह गलत है। जो व्यक्ति दूसरों को मारता है, बदले में अन्य लोग भी उसे मारेंगे। साथ ही उस स्थिति में लुटेरों ने और भी हिंसक जवाबी कार्रवाई की होती अगर उसने उन्हें एक ही चाल में खत्म नहीं किया होता। उनके पास रोन बंदूकें थीं। यदि वह पर्याप्त सावधान नहीं रहा तो उसे ही मार दिया जाएगा। इस प्रकार दयालुता अवांछनीय थी। उसने सब कुछ किया क्योंकि वह बस जीना चाहता था। अपनी मुट्ठी कौशल का अभ्यास समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी तलवार और ब्लेड कौशल पर काम करना शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा एक सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह थक जाना चाहता था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने दिल का सारा दबाव दूर कर सका। इस प्रकार आर्यन शर्मा ने रात 11 बजे तक अभ्यास किया। छात्रों के चले जाने के बाद वह अपने थके हुए शरीर को घसीटकर अपनी कार में ले गया और घर वापस चला गया। जब वह घर पहुंचा तभी उसे अंततः राहत और शांति महसूस हुई। बेटा, क्या तुम अपने सहपाठियों के साथ खाना नहीं खा रहे थे? आप मार्शल आर्ट अकादमी क्यों गए? कमला शर्मा यह पूछे बिना नहीं रह सकी जब उसने आर्यन शर्मा को पसीने से लथपथ और उसके चेहरे पर थकावट का भाव देखा। मैं रात के खाने के बाद वहां गया था। हमें मार्शल आर्ट के अभ्यास में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बार तुम सचमुच गंभीर हो मेरे बेटे, कमला शर्मा ने राहत के साथ कहा। जल्दी करो और नहाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाऊंगा। नीचे आओ और बाद में इसे खाओ। कमला शर्मा की देखभाल और चिंता ने आर्यन शर्मा के ठंडे दिल को गर्म कर दिया। वह मुस्कुराया और ऊपर चला गया। उसने कुछ कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गया। फिर उसने पानी का नल खोला। उसके थके हुए शरीर पर ठंडा पानी छिड़का गया, जिससे सब कुछ धुल गया। ठंडे स्नान के बाद आर्यन शर्मा को अभूतपूर्व विश्राम का एहसास हुआ। वह हल्का और स्वतंत्र महसूस करता था। उसने अपने बाल सुखाए और नीचे चला गया। वाह, इसकी खुशबू सचमुच बहुत अच्छी है। माँ, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। आपके पसंदीदा अंडा नूडल्स। मैंने सूप बनाने के लिए स्टार बीस्ट मीट का इस्तेमाल किया और उसमें कुछ स्टार बीस्ट मीट भी मिलाया। आओ और इसे खाओ। कमला शर्मा नूडल्स का एक कटोरा लेकर रसोई से बाहर चली गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी गंध अलग है। यह और भी अधिक सुगंधित है। आर्यन शर्मा ने प्रत्याशा में अपनी चॉपस्टिक ली और नूडल्स का एक बड़ा मुंह निगल लिया। यह स्वादिष्ट है। आर्यन शर्मा ने व्हेल की तरह सब कुछ अपने पेट में निगल लिया। जब वह अनायास ही तारीफ कर रहा था तो उसके मुंह से गर्मी निकल रही थी। यदि आपको यह स्वादिष्ट लगे तो अधिक खाएं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में आपकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आपको अपनी सहन शक्ति को फिर से भरने की जरूरत है।
कमला शर्मा ने कहा। ठीक है। आर्यन शर्मा ने कुछ ही कौर में आधे से अधिक नूडल्स खत्म कर दिए। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? मैं उसे आसपास क्यों नहीं देखता? वह व्यापार के लिए विदेश गए। वह अगले 2 दिनों तक वापस नहीं आएगा, कमला शर्मा ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। आर्यन शर्मा ने जल्दी से अपने नूडल्स खत्म किए और संतुष्टि में अपने पेट को थपथपाया। फिर वह खड़ा हुआ और अपनी पीठ फैला ली। मेरा पेट बहुत भर गया है। माँ, मैं अब ऊपर जाऊंगा। जल्दी आराम भी करो। ठीक है। मैं बर्तन धोने के बाद सो जाऊंगा, कमला शर्मा ने उत्तर दिया। आर्यन शर्मा अपने कमरे में वापस गया और अपना फोन निकाला। उनके भारत संदेश पर कुछ अपठित संदेश थे। श्वेता तिवारी ने कुछ संदेश छोड़े थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि वह क्या कर रहे हैं। एक युवराज हेमंत से आया था। यह व्यक्ति उसके साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता था। जब उसे बंधक बना लिया गया था तब उन्होंने संदेश भेजे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनका जवाब नहीं दे सका। चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने उन्हें वापस संदेश नहीं भेजा। उसने कल तक इंतजार करने का फैसला किया। आर्यन शर्मा अपने कंप्यूटर पर बैठ गया और कुछ देर तक इंटरनेट पर सर्फिंग करता रहा। उन्होंने मूर्ख नेटिजन्स को झगड़ते और अन्य लोगों का मजाक उड़ाते देखा। जब उसे नींद आने लगी तो वह खुश होकर अपने बिस्तर पर चढ़ गया और खुद को शुभ रात्रि कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वप्नलोक में चला गया। चैप्टर 23। अगला दिन शनिवार था। आर्यन शर्मा देर से उठे, जो दुर्लभ था। उसने सुबह 8 बजे के बाद ही अपनी आंखें खोली। खिड़की के बाहर की सूरज की रोशनी अंदर आई और उसके चेहरे पर आ गिरी। आर्यन शर्मा ने प्रकाश को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया तथा चमक की आदत डालने में कुछ समय लिया। अभी सुबह के 8:45 बजे हैं। आर्यन शर्मा ने उस समय पर नजर डाली। वह बिस्तर से बाहर निकला, अपने दांत ब्रश किए और अपना चेहरा धोया। फिर वह नीचे चला गया। उनके घर की नौकरानियां आंटी चेन और आंटी ली पहले ही काम करना शुरू कर चुकी थीं। आंटी चेन फर्श साफ कर रही थीं, जबकि आंटी ली धूल झाड़ रही थीं। विला विशाल और विशाल था, लेकिन इसे साफ करना कठिन था। घर को खुद साफ करना अव्यावहारिक था। तुम जाग रहे हो, आओ और कुछ नाश्ता करो, कमला शर्मा ने उसे देखकर कहा। माँ, मैं देर तक सो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? आर्यन शर्मा ने पूछा। कल तुम बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। आज शनिवार है। 1 या 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमला शर्मा ने जवाब दिया। युवा मास्टर सचमुच बदल गया है। वह अधिक से अधिक मेहनती होता जा रहा है, आंटी ली मुस्कुराईं और बोली। यद्यपि आंटी चेन और आंटी ली नौकरानियां थीं, फिर भी आर्यन शर्मा के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अतीत में आर्यन शर्मा चाहे कितना भी चंचल और अहंकारी क्यों न रहा हो, उसने कभी भी किसी भी तरह से उनका अनादर नहीं किया। इसका श्रेय राजेश शर्मा गुओ की सख्ती और कमला शर्मा की चरित्र शिक्षा को दिया गया। एक बच्चा अपने माता पिता का प्रतिबिंब था। मैंने सुना है कि यंग मास्टर अब मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। मेरा बेटा पहले भी ऐसा करता था, लेकिन उसमें प्रतिभा नहीं थी। वह अंत में ही हार मान सका। आखिरकार मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का बोझ हमारे जैसे सामान्य परिवारों के लिए बहुत अधिक है, आंटी चेन ने सहमति व्यक्त की और आगे कहा। अब उसकी प्रशंसा मत करो। यदि नहीं तो वह अहंकारी हो जाएगा, कमला शर्मा मुस्कुराया और जवाब दिया। आर्यन शर्मा ने नौकरानियों के साथ बातचीत करते हुए अपना नाश्ता खाया। उन्होंने जब भी संभव हुआ श्वेता तिवारी और युवराज हेमंत के संदेशों का उत्तर भी दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने कमला शर्मा को इसकी सूचना दी और अपनी कार बाहर निकाल ली। शक्तिपीठ मार्शल हाउस, मार्शल शिष्य प्रशिक्षण भवन की दूसरी मंजिल। आर्यन शर्मा ने कुछ परिचित छात्रों का स्वागत किया।
टेंग, आज तुम थोड़ा देर से आए हो। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठी की ट्रेनिंग रोक दी और अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ घंटों से प्रशिक्षण ले रहा था। मैं देर तक सो गया और मेरी माँ ने मुझे नहीं जगाया, आर्यन शर्मा ने असहाय होकर कहा। हाँ हाँ हाँ, सभी माताएं एक जैसी होती हैं। अगर मैं देर तक सोता तो मेरी माँ भी मुझे कभी नहीं जगा पाती, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्यन शर्मा हंसा और अपना सिर हिलाया। ओह ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जल्द ही एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन जाऊंगा, विक्रम सिंह ने खुशी से कहा। ओह बधाई हो, आप स्तर बढ़ाने की तैयारी कब कर रहे हैं? आर्यन शर्मा एक पल के लिए चौंक गया। हालांकि उन्हें यह अजीब नहीं लगा। विक्रम सिंह की क्षमता पहले से ही एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य के करीब थी। अतीत में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विक्रम सिंह को अब कभी भी सफलता मिल जाएगी। मैं परीक्षा के लिए जाने से पहले सुबह वार्म अप करूंगा। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मैं दोपहर में अभ्यास के लिए तीसरी मंजिल पर जाऊंगा, विक्रम सिंह ने उत्तर दिया। आर्यन शर्मा ने चिढ़ाते हुए सिर हिलाया। तीसरी मंजिल पर और भी शक्तिशाली लोग हैं। प्रताड़ित मत हो। यह कैसे संभव है? कुछ समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद मैं निश्चित रूप से उनसे आगे निकल जाऊंगा। इसके बजाय हम आपके बारे में बात करते हैं। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। जल्दी करो और जल्द ही एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बनो। मुझे लगता है कि जब मैं आपके साथ द्वंद्वयुद्ध करता हूं तो मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं, विक्रम सिंह ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, आर्यन शर्मा मुस्कुराया। उन दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और जल्द ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। दोपहर में आर्यन शर्मा विक्रम सिंह का टेस्ट देखने गए। उनके सभी संकेतक बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच गए थे। इसलिए वह सफलतापूर्वक एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन गया और तीसरी मंजिल पर चला गया। आर्यन शर्मा वास्तव में उसके लिए खुश था। उन्नत चरण मार्शल शिष्य, वह एक मार्शल योद्धा बनने के एक कदम और करीब था। हालांकि यह एक कदम बहुत बड़ा था, लेकिन सभी मार्शल शिष्यों ने इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। मैं मार्शल योद्धा कब बन पाऊंगा? काश मुझे बल कौशल शास्त्र मिल पाता। दुर्भाग्यवश यह बहुत कठिन है। आर्यन शर्मा ने चुपचाप सोचा। वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या करना है। आर्यन शर्मा ने अपना शेष समय मार्शल आर्ट अकादमी में बिताया। उन्होंने गुण सीखे और साथ ही उग्रता से अभ्यास भी किया। उसके पास उस मोटे विनय लाल को चिढ़ाने की भी ऊर्जा नहीं थी। रविवार सुबह 9 बजे के कुछ समय बाद आर्यन शर्मा अभी भी मार्शल आर्ट अकादमी में अभ्यास कर रहे थे जब उन्हें रिया गुप्ता का फोन आया। उन्होंने कहा कि आज एक सभा थी जहां वे पुराने और जाने माने परिवारों के कई दोस्तों से मिल सकेंगे। इस प्रकार वह आर्यन शर्मा, श्वेता तिवारी और अपने अन्य दोस्तों को आमंत्रित करना चाहता था। आर्यन शर्मा शुरू में उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन वह रिया गुप्ता की झिड़कियों का विरोध नहीं कर सका। उसे लगा कि रिया गुप्ता तब तक उसे परेशान करती रहेगी जब तक वह सहमत नहीं हो जाता। इसलिए उन्होंने असहाय होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे इतने सालों से दोस्त थे, इसलिए रिया गुप्ता को चेहरा खोना अच्छा नहीं होगा। ईमानदारी से कहूं तो वह सभा में शामिल होने को तैयार नहीं था। वह अपने पिछले जीवन में ऐसी कई पार्टियों में गए थे। इसमें भाग लेने वाले सभी लोग अमीर दूसरी पीढ़ी के थे या अधिकारियों के बच्चे थे। हर कोई खाने, पीने, खेलने और अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए इकट्ठा हुआ। एक बार जब उनके बीच अच्छे संबंध बन जाएंगे तो वे भविष्य में और अधिक बाहर जा सकेंगे। अगर किसी को परेशानी होती तो वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। लेकिन उनके पिछले जीवन में जब उनका परिवार खराब हो गया तो ये लोग यथासंभव दूर चले गए। कोई भी वास्तव में उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उस समय वह समझ गया। ये सभी अच्छे मौसम वाले दोस्त थे।
वे सतह पर भाइयों की तरह दिखाई देते थे, जो छोटी या महत्वहीन समस्याओं के समय आपकी मदद करते थे। एक बार जब आप सचमुच दुविधा में पड़ जाते हैं, तो आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। भूल जाओ इसे। मैं बस वहां कुछ अच्छा खाना और पेय लेने जाऊंगा, आर्यन शर्मा ने खुद को सांत्वना दी। उसने अपनी पकड़ी हुई तलवार और ब्लेड को हथियार कक्ष में वापस रख दिया। फिर वह साफ सफाई करने और अपने कपड़े बदलने के लिए घर लौट आया। उसने पहले रिया गुप्ता और उसके दोस्तों से मिलने की तैयारी की। माँ, मैं रात के खाने के लिए घर नहीं आऊंगा। मैं रिया गुप्ता और कुछ अन्य दोस्तों के साथ हमारे सर्कल की एक सभा में जा रहा हूं, आर्यन शर्मा ने कमला शर्मा को बताया। आगे बढ़ो, बाहर जाकर कुछ दोस्त बनाना अच्छा है। आप हर दिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। मुझे चिंता है कि आप मार्शल आर्ट के आदी हो जाएंगे और भविष्य में आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। जैसे ही उसने कमला शर्मा को अपनी प्रेमिका का जिक्र करते सुना, आर्यन शर्मा को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। उसकी मां के हाव भाव को देखकर उसे लगा कि वह इस विषय को हमेशा जारी रखने की योजना बना रही है। इस प्रकार वह तुरंत डर के मारे भाग गया। यह बहुत डरावना है। जब आर्यन शर्मा ने अपनी कार चलाई, तब भी उसे डर बना हुआ था। 0 मिनट बाद माउंट बाओवान की ओर जाने वाले टोल स्टेशन पर उसकी मुलाकात रिया गुप्ता और उसके दोस्तों से हुई। यह सभा माउंट बाओवान पर एक पहाड़ी विला के अंदर आयोजित की जा रही थी। ऐसा कहा जाता था कि मेजबान का परिवार प्रभावशाली था और युवा पीढ़ी पर उसका व्यापक प्रभाव था। यह पहाड़ी विला उनकी निजी संपत्ति थी। उन्होंने आज उनकी सभा के लिए यह उपलब्ध कराया था। उन चारों ने 2 कारें अंदर चला दीं। श्वेता तिवारी आर्यन शर्मा की कार में बैठी थी और उसने उसे संक्षेप में स्थिति समझाई। वह विवरण के बारे में भी स्पष्ट नहीं थी। रिया गुप्ता ने रास्ता दिखाने के लिए अपनी कार उनके सामने चला दी। युवराज हेमंत अपनी कार में बैठा था और थोड़ा कड़वा महसूस कर रहा था। सबसे पहले वह श्वेता तिवारी के साथ बैठना चाहते थे ताकि वे यात्रा के दौरान बातचीत कर सकें। फिर भी इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, श्वेता तिवारी पहले ही आर्यन शर्मा की कार की ओर भाग चुकी थी। आर्यन शर्मा की स्पोर्ट्स कार में केवल 2 लोग ही बैठ सकते थे। अंत में युवराज हेमंत को अपने विचारों को दूर फेंकना पड़ा। माउंट बाओवान समुद्रनगर शहर के बाहरी इलाके में था। अगर वे हाईवे लेते तो आधे घंटे में पहुंच जाते। नियमित अंतराल पर सड़क संकेत लगाए गए थे। वे उनके पीछे चले गए और राजमार्ग छोड़कर सीमेंट की सड़क पर पहाड़ी पर चढ़ गए। वर्षों के विकास के बाद माउंट बाओवान पर कई पर्वतीय विला और मनोरंजन सुविधाएं बनाई गईं। यात्रियों के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण इसलिए संभव हो सका क्योंकि माउंट बाओवान ऊंचा नहीं था। यदि यह बहुत ऊंचा होता तो सड़क शीर्ष तक नहीं पहुंच पाती। सड़क के किनारों पर हरे भरे जंगल थे और सुंदर दृश्य चित्रित करते थे। पक्षियों की कभी कभार चहचहाहट के साथ बहती धारा की आवाज उनके कानों में तैरती थी। यह स्फूर्तिदायक और ताजगी देने वाला था तथा लोगों के मूड को हल्का कर देता था। चैप्टर 24। जब से आयामी दरारें दिखाई दीं, पृथ्वी पर जीवित प्राणियों में जबरदस्त परिवर्तन हुए। पेड़ विशाल और सुस्वादु हो गए, जानवर विशाल हो गए और प्रत्येक प्रजाति की अनूठी विशेषताओं में वृद्धि हुई। जो लोग क्रूर थे वे और अधिक क्रूर हो गए, जबकि मूर्ख और भी अधिक मूर्ख बन गए। जंगल में 100 मीटर के पंखों वाले विशाल चील आकाश में उड़ रहे थे। घास के मैदानों में ट्रकों के आकार के शेर रहते थे। जंगल में पंखों वाले खूंखार बाघ भी दहाड़ रहे थे। बेशक शहरों में अभी भी बेवकूफ हस्की थे जो घरों को तोड़ने के अपने महान काम में लगे हुए थे। वहां सुंदर अभिनय करने के लिए समर्पित सुंदर बिल्लियां भी थीं। उत्परिवर्तित तारा जानवरों को शहर के बाहर मार्शल योद्धाओं द्वारा रोक दिया गया था। शहर में इसके नागरिक जानवरों के साथ खुशी से मिलते रहे। माउंट बाओवान जंगल का हिस्सा नहीं था। यह अभी भी शहर के आसपास ही था।
पेड़ हरे भरे थे और वे सभी 10 मीटर से अधिक ऊंचे थे। यह एक शानदार दृश्य था। कभी कभी रंग-बिरंगे पक्षी जंगल से बाहर उड़कर सड़क के किनारे रुक जाते थे तथा आगे पीछे जा रही कारों को नजरअंदाज कर देते थे। अतीत में ये पक्षी साधारण जंगली पक्षी ही थे। फिर भी अब उनके पंख चमकीले और रंगीन थे, उनकी आंखें सुंदर थीं और उनकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी। ईमानदारी से कहें तो उनकी तुलना अतीत के बहुमूल्य और दुर्लभ पक्षियों से की जा सकती है। हालांकि इस युग में वे सिर्फ जंगली पक्षी थे जिन्हें पहाड़ों में हर समय देखा जा सकता था। एक सफेद खरगोश ने झाड़ियों से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी माणिक जैसी आंखों से चारों ओर झांकने लगा। इसका फर चिकना और चमकदार था और इसके लंबे कान पीछे की ओर मुड़े हुए थे। छोटा सफेद खरगोश, कितना प्यारा सा सफेद खरगोश है, श्वेता तिवारी ने आश्चर्य से कहा। आर्यन शर्मा ने अपनी कार चलाते समय अपनी आंखों के कोने से खरगोश की ओर देखा। उसके होठों के कोने अनियंत्रित रूप से हिल रहे थे। यह छोटा सफेद खरगोश बिल्कुल भी छोटा नहीं है। कार तेजी से भाग गई। छोटा सफेद खरगोश भी झाड़ियों में गायब हो गया, जिससे श्वेता तिवारी बेहद निराश हो गई। दोनों कारें जल्द ही पहाड़ के बीच में पहुंच गईं। पहाड़ की दीवार के सामने एक विला बनाया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में हरा भरा परिदृश्य था। यह प्रकृति के साथ विलीन हो गया, जिससे यह उच्च श्रेणी का हो गया, लेकिन असाधारण नहीं। अपनी कारें पार्क करने के बाद आर्यन शर्मा और उसके दोस्त विला की ओर चले गए। दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए परिचारकों की एक कतार इंतजार कर रही थी। वे विला में चले गए और एक गलियारे से गुजरे जो एक विशाल हॉल में खुलता था। अंदर पहले से ही कई लोग खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। जब किसी ने समूह को देखा तो वह आगे आया और उनका स्वागत किया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बड़े चचेरे भाई, तुम आए। क्या तुम अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाने नहीं जा रहे हो? सुन गाओयान, मेरा छोटा चचेरा भाई। यह मेरा बड़ा भाई आर्यन शर्मा है। ये दोनों मेरे भी सबसे अच्छे दोस्त हैं, युवराज हेमंत और श्वेता तिवारी। रिया गुप्ता ने आपसी परिचय दिया। सनातन गोयल को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने रिया गुप्ता को आर्यन शर्मा को अपना बड़ा भाई कहते हुए सुना। वे चचेरे भाई बहन थे और एक दूसरे के काफी करीब थे, इसलिए उन्हें रिया गुप्ता के व्यक्तित्व की कुछ समझ थी, उदासीन और लापरवाह। फिर भी उन्होंने आर्यन शर्मा को अपना बड़ा भाई कहा। इसका मतलब यह था कि वह उस आदमी का दिल की गहराइयों से सम्मान करता था। रिया गुप्ता मेरी बड़ी चचेरी बहन है। चूंकि वह तुम्हें बड़ा भाई कहता है, मैं भी तुम्हें भाई कहूंगा। सुन गाओयान मुस्कुराया और आर्यन शर्मा से कहा। जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते हुए व्यक्ति पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। आर्यन शर्मा भी बदले में मुस्कुराया और जवाब दिया, हर किसी की अपनी पसंद होती है। हम सहकर्मी हैं। एक दूसरे को बड़े भाई की तरह औपचारिक रूप से संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मेरा नाम पुकार सकते हैं। सनातन गोयल ने युवराज हेमंत और श्वेता तिवारी की ओर रुख किया और कुछ देर तक उनके साथ खुशी से बातचीत की। उन्होंने सभी का ख्याल रखा और किसी को भी लावारिस नहीं छोड़ा। सनातन गोयल द्वारा उन्हें साथ लाने के बाद रिया गुप्ता और उसके दोस्त जल्दी ही बाकी लोगों से परिचित हो गए। आर्यन शर्मा को सामाजिक मेलजोल पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वह यहाँ थे, इसलिए जब भी अन्य लोग उनसे बात करने आते तो वह उनका सम्मान करते थे। वह मुस्कुराता और उन्हें जवाब देता। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में उन्होंने विशेष रूप से ऐसा कौशल कभी नहीं सीखा था। हालांकि उसने पहले भी ऐसी स्थितियां देखी थीं, इसलिए वह जानता था कि इससे कैसे निपटना है। इसके अलावा वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था जो कुछ भी नहीं जानता था और हर चीज पर नाराजगी जताता था। उसे अभी भी सही अभिवादन करना था। उनमें से सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वास्तव में श्वेता तिवारी थे। यह युवती सुंदर एवं प्यारी थी। जब वह अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी तो अन्य युवक उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाते रहे। युवराज हेमंत को यह देखकर दुख हुआ।
कुछ समय बाद अधिक लोग पार्टी में शामिल हो गए, कुल मिलाकर लगभग 20। वे सभी या तो अमीर दूसरी पीढ़ी के थे या अधिकारियों की संतान थे। आर्यन शर्मा इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि इस सभा का मेजबान कितना प्रभावशाली था। गाओयान, इस सभा का मेजबान कौन है? मुझे कुछ जानकारी दो, रिया गुप्ता ने सनातन गोयल से धीरे से पूछा। ज्योति बहल नाम बताने से पहले सनातन गोयल हंस पड़े। ज्योति बहल, रिया गुप्ता आश्चर्यचकित रह गया। वह झो परिवार? हाँ, यह झो परिवार है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सनातन गोयल ने सिर हिलाया और जवाब दिया। तो फिर यह ज्योति बहल कौन है? रिया गुप्ता हैरान थी, लगभग जिज्ञासा से भर गई थी। झो परिवार की तीसरी संतान, सनातन गोयल ने कहा। वह पहले भी विदेश में रह चुकी हैं और हाल ही में वापस आई हैं। वह अब नहीं जा रही है। रिया गुप्ता को तुरंत स्थिति समझ में आ गई। यह सही है, वह अब नहीं जा रही है। मुझे डर है कि भविष्य में झो परिवार के भीतर भयंकर लड़ाई हो सकती है। सनातन गोयल ने एक सार्थक मुस्कान दी। श्वेता तिवारी और युवराज हेमंत उनकी बातचीत को सुन रहे थे। दूसरी पीढ़ी के अमीर होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से भविष्य की घटनाओं की कल्पना करने में सक्षम थे। हालांकि आर्यन शर्मा उदासीन रहे। इसका उससे कोई संबंध नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसमें भाग नहीं लेगा। इसके अलावा जब तक वह एक मार्शल योद्धा बन गया, पारिवारिक झगड़े उसके लिए सिर्फ एक मजाक होंगे। वह यहाँ है। अचानक कोई चिल्लाया। हॉल के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। तभी 4 लोग बाहर से अंदर आए। मुझे खेद है, मैं रास्ते में एक दोस्त को लेने गया। मैं सभी को इतने लंबे समय तक इंतजार करने देने के लिए माफी मांगता हूं। 4 लोगों के बीच में बैठी महिला ने बोलते समय भीड़ को देखा। यह महिला 20 के दशक की शुरुआत में लग रही थी। वह लंबी और पतली थी और अपनी सुंदरता के लिए 90 अंक प्राप्त कर सकती थी। हालांकि उसके चारों ओर एक गर्वित और दबंग आभा थी। उसने अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी लंबी पतली गर्दन दिखाई, जो एक घमंडी सफेद हंस की तरह थी। आप बहुत देर नहीं कर चुके हैं। हम भी अभी पहुंचे। सभी ने उसके प्रति सम्मान दिखाया और अपनी बात रखी। लक्ष्मण राणा भी यहाँ क्यों है? रिया गुप्ता आर्यन शर्मा की ओर झुकी और पूछते समय भौहें सिकोड़ लीं। क्या मिस झो ने नहीं कहा था कि वह उसका दोस्त है? युवराज हेमंत ने मुंह बनाया। लक्ष्मण राणा को हमसे दुश्मनी है। क्या वह ज्योति बहल के सामने हमारे बारे में बुरी बातें करके हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? श्वेता तिवारी ने पूछा। अगर वह हमारी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत करेगा तो आर्यन शर्मा उसे पीट पीट कर मार डालेगा। मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से स्कूल में नहीं देखा था। वह भाई आर्यन शर्मा को चकमा दे रहा होगा, रिया गुप्ता ने अवमानना के साथ कहा। ठीक है, यह उनका घरेलू मैदान है। इतनी बात मत करो, आर्यन शर्मा ने कहा। ज्योति बहल की पृष्ठभूमि मजबूत थी और वह लोगों के साथ काम करने में कुशल थे। जैसे ही उन्होंने सभी अमीर दूसरी पीढ़ियों और सरकारी अधिकारियों के बच्चों के साथ बातचीत की, लोग उनके देर से आने के बारे में अपनी नाखुशी को तुरंत भूल गए। जहां तक लक्ष्मण राणा का सवाल है, वह हर समय उसके साथ रहता था। यह स्पष्ट था कि ज्योति बहल उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे। वे सच्चे दोस्त थे या नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। कुछ देर बाद ज्योति बहल ने एक गिलास रेड वाइन पकड़ी और आर्यन शर्मा और उसके दोस्तों की ओर चल दिया। आप थोड़े अपरिचित लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप जैसे प्रतिभाशाली युवा किस परिवार से आते हैं? जैसा कि कहावत है, अन्य लोगों का सम्मान करें और स्वाभाविक रूप से आपका भी सम्मान होगा। जैसे ही झो परिवार की तीसरी राजकुमारी ने अपना मुंह खोला, उसने आर्यन शर्मा और उसके दोस्तों को बहुत सम्मान दिया। प्रतिभाशाली युवा। यदि आर्यन शर्मा जैसे छात्र, जो अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते थे, प्रतिभाशाली युवा माने जाते थे, तो वे प्रतिभाशाली युवाओं के मानक को रसातल में खींच रहे थे। आर्यन शर्मा को देखकर लक्ष्मण राणा की अभिव्यक्ति बदल गई।
युआन झेंगहुआ लक्ष्मण राणा का अनुसरण कर रहा था और उसकी अभिव्यक्ति भी उसके उदाहरण का अनुसरण करती थी। उनकी अभिव्यक्ति एक ही सांचे से उकेरी गई प्रतीत होती थी। इससे पहले कि सनातन गोयल उनका परिचय करा पाते, ज्योति बहल ने पहले ही उनके बीच के अजीब माहौल को नोटिस कर लिया था। वह मुस्कुराई और पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल। हम एक दूसरे को कैसे नहीं जान सकते? हम पुराने सहपाठी हैं। हम पुराने दोस्त हैं, रिया गुप्ता ने हंसते हुए कहा। युवा मास्टर ली, आप हाल ही में बेहतर दिख रहे हैं। आर्यन शर्मा ने लक्ष्मण राणा का सहजता से स्वागत किया क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे। हालांकि लक्ष्मण राणा की अभिव्यक्ति खराब हो गई। ज्योति बहल को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। सनातन गोयल ने जल्दी से आर्यन शर्मा और उसके दोस्तों को उससे मिलवाया। चैप्टर 25। ओह, तो यह शर्मा परिवार का 5वां युवा स्वामी है, ज्योति बहल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ क्षण पहले उसकी भावनाएं एक क्षण में गायब हो गईं। यहां आने से पहले उन्होंने समुद्रनगर शहर के सभी बड़े और छोटे प्रमुख परिवारों पर अपना होमवर्क किया था। इस प्रकार जब सनातन गोयल ने इन लोगों को उससे मिलवाया तो उनकी पहचान तुरंत उसके दिमाग में कौंध गई। एक साधारण बातचीत के बाद उसने खुद को माफ कर दिया और अन्य लोगों को खोजने चली गई। जब वह कुछ दूरी पर थी तो रिया गुप्ता ने अपनी आवाज धीमी कर ली और फुसफुसाया, हमारे परिवार शायद ज्योति बहल के मानक के अनुरूप नहीं हैं। यद्यपि ज्योति बहल ने उसकी भावनाओं को चित्रित नहीं किया, फिर भी वे उसके दृष्टिकोण में अंतर महसूस कर सकते थे। वह उनके प्रति उतनी मेहमानवाज नहीं थी जितनी दूसरों के प्रति थी। सनातन गोयल थोड़ा दुखी था। वह वही था जिसने रिया गुप्ता और उसके दोस्तों को आमंत्रित किया था, इसलिए ज्योति बहल के रवैये ने उसे अपमानित महसूस कराया। आर्यन शर्मा ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी परवाह मत करो। हम आज यहाँ केवल मौजमस्ती करने और अच्छे भोजन का आनंद लेने के लिए आए हैं। दोस्त बनाना गौण है। गाओयान, ज्यादा मत सोचो। पूरे दिन मुफ्त में खाना और खेलना अच्छा लगता है। रिया गुप्ता हंस पड़ी। उनकी सांत्वना के बाद अन्य 3 लोगों को तुरंत बेहतर महसूस हुआ। अरे, लक्ष्मण राणा ज्योति बहल को जानने में कैसे कामयाब रहे? श्वेता तिवारी ने अचानक पूछा। ठीक है, ली परिवार झो परिवार से दोस्ती करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैंने सुना है कि ज्योति बहल मार्शल योद्धाओं बनने की आशा के साथ मार्शल शिष्यों, विशेष रूप से उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों की तलाश कर रहा है, सनातन गोयल ने कहा। यह बात तो सही है। जब लक्ष्मण राणा एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य बन गए तो ली परिवार ने सभी को इसकी घोषणा कर दी थी। वे शायद सभी को यह बताना चाहते थे कि उनके ली परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो भविष्य में एक सैन्य योद्धा बनेगा। युवराज हेमंत भी चर्चा में शामिल हुए। हम मार्शल योद्धा बनना आसान नहीं है। उन्नत चरण के मार्शल शिष्य दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही मार्शल योद्धा बन सकता है। 1000 उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों में से शायद एक भी ऐसा न हो जो यह कदम उठा सके। ये परिवार लक्ष्मण राणा को एक मार्शल योद्धा बनने में मदद नहीं कर पाएगा, भले ही वे अपने सभी संसाधन उस पर फेंक दें, रिया गुप्ता ने अवमानना के साथ कहा। वह अविश्वसनीय रूप से चिढ़ गया था, लेकिन यह ज्योति बहल को उसे अपनी ओर खींचने से नहीं रोकता है। श्वेता तिवारी ने मजाक उड़ाया। जाल फेंको और तुम्हें और मछलियां मिलेंगी। लक्ष्मण राणा संभवतः मछलियों में से केवल एक है। हालांकि अगर ज्योति बहल भाई आर्यन शर्मा की क्षमता जानता है। हाँ, रिया गुप्ता ने एक बुरी मुस्कान दी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, मैं उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आर्यन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। सनातन गोयल के मन में एक विचार कौंधा जब उन्होंने उनकी बातचीत सुनी और कुछ क्षण पहले लक्ष्मण राणा के हावभाव को याद किया। कुछ अजीब अनुमानों के बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई।
लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। उन्होंने वही रवैया बनाए रखा और धीरे धीरे खुद को आर्यन शर्मा के घेरे में एकीकृत कर लिया। युवराज हेमंत और श्वेता तिवारी को सनातन गोयल का व्यक्तित्व पसंद आया। यद्यपि आर्यन शर्मा को उसके इरादे पता थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वह रिया गुप्ता का चचेरा भाई था। इस अतिरिक्त रिश्ते ने स्वाभाविक रूप से उनके लिए उसे स्वीकार करना आसान बना दिया। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करके मजेदार समय बिताया। दोपहर के भोजन का समय था। मेज पर उत्तम व्यंजनों की प्लेटें रखी गईं। भोजन की सुगंध हर किसी की नाक में फैल गई और उनके मुंह में लार टपकने लगी। यह स्टार बीस्ट व्यंजन है, युवराज हेमंत ने धीमी आवाज में कहा। उसने ये व्यंजन पहले भी देखे थे। ज्योति बहल ने इस सभा पर बहुत पैसा खर्च किया होगा। ये स्टार बीस्ट व्यंजन काफी महंगे हैं, रिया गुप्ता ने टिप्पणी की। जब सभी लोग मेज के चारों ओर बैठे थे, कुछ मेहमान ज्योति बहल की ओर बढ़े। कुछ ही सेकंड में मेज का अगला हिस्सा पूरी तरह से भर गया। पूरी डाइनिंग टेबल लंबी और आयताकार थी। अंत में आर्यन शर्मा और उसके दोस्त केवल मेज के अंत में ही बैठ सके। वे थोड़े असामाजिक लग रहे थे। बहुत जल्द ही सभी ने खाना शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा ने मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उसकी जीभ ने मांस को छुआ, उसने तुरंत देखा कि अंदर मौजूद ऊर्जा मोटी नहीं थी। ये संभवतः पृथ्वी पर जंगली जानवर हैं जिनमें छोटे छोटे उत्परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। यह समझ में आया, यहाँ के ज्यादातर लोग सिर्फ सामान्य इंसान थे। वे असली स्टार जानवरों के मांस में निहित ऊर्जा को कैसे संभाल सकते हैं? आर्यन शर्मा ने मेहमानों को संक्षेप में देखा और देखा कि कई अमीर दूसरी पीढ़ियों और अधिकारियों के बच्चों का रंग पीला था। वे इतने कमजोर लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। इन लोगों के लिए थोड़ी मात्रा में स्टार बीस्ट मांस खाने से उनके स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। हालांकि यदि वे अधिक खा लेते तो यह जहर के समान होता। वे अपनी जान गंवा सकते थे। ज्योति बहल को यह बात समझ में आ गई, इसलिए उसने ये सामग्री तैयार कर ली। बेशक ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं था। जिन जंगली जानवरों में मामूली उत्परिवर्तन हुए, वे आर्यन शर्मा के पिछले जीवन में धनी लोगों द्वारा खाए जाने वाले दुर्लभ खेल मांस के बराबर थे। आमतौर पर उन्हें चखने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा इन सामग्रियों को उन्नत स्तर के शेफ द्वारा पकाया गया था। वे रंग, स्वाद और सुगंध में उत्कृष्ट थे। साथ ही वे शरीर को पोषण भी दे रहे थे। सभी ने खाने में खुशी मनाई। उन सभी को लगा कि ज्योति बहल बहुत विचारशील था। यह भोजन 1 घंटे से अधिक समय तक चला। अपना पेट भरने के बाद ज्योति बहल खड़ा हुआ और बोला, माउंट बावान पर कई मनोरंजन स्थल हैं। दोपहर में सभी लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। हम दोपहर 2:30 बजे कुछ मौजमस्ती करने के लिए बाहर जाएंगे। चूंकि हम पहले ही यहां आ चुके हैं, इसलिए हमें अच्छा समय बिताना चाहिए। वे सभी उससे सहमत थे। विला में कई कमरे थे, इसलिए मेहमान अपने कमरे ढूंढने चले गए। जो लोग आराम करना चाहते थे उन्होंने माफी मांगी, जबकि बाकी लोग एकत्र हुए और एक दूसरे से बातचीत की। रिया गुप्ता, श्वेता तिवारी और युवराज हेमंत में आर्यन शर्मा जैसी ऊर्जा नहीं थी। उन्होंने कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। जब से आर्यन शर्मा ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, वह सचेत रूप से यह सुनिश्चित करते थे कि उनका शरीर हर समय अपनी सर्वोत्तम स्थिति में रहे। चूंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी देर की झपकी लेने का निर्णय लिया। रात 30 बजे सभी लोग अपने कमरे छोड़कर हॉल में एकत्र हो गए। ज्योति बहल के नेतृत्व में वे पहाड़ पर चले गए। पहाड़ पर वास्तव में कई मनोरंजन स्थल थे, जैसे खुली हवा में स्विमिंग पूल जहां तेज धूप में पानी की बंदूकों से खेला जा सकता था। वे रास्ते में बिकनी पहने सुंदर महिलाओं को देखने का भी आनंद ले सकते थे।
ध्यान रहे, धनी युवा पीढ़ी में कई खूबसूरत महिलाएं थीं। इतना ही नहीं, माउंट बाओवान पर शिकारगाह के रूप में एक विशेष क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। पहाड़ पर आने वाले पर्यटक टीमें बना सकते थे और वहां शिकार कर सकते थे। यह एक रोमांचक अनुभव था। पुरुषों को बंदूकें बहुत पसंद थीं, इसलिए इस तरह का शिकार काफी हद तक उनकी इच्छाओं को पूरा करता था। इसलिए वास्तव में वहां कई मनोरंजन स्थल थे और उनमें से एक एक करके जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। समूह जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया और अपने सामने खुले स्विमिंग पूल को देखने लगा। यह एक छोटे झरने के नीचे स्थित था। स्विमिंग पूल के चारों ओर कई मनोरंजन स्थल भी बनाए गए थे। कई लोगों को अपने कपड़े उतारकर ठंडे पानी में कूदने का मन हुआ। वाह! जाहिर है कुछ लोग पहले से ही ऐसा कर रहे थे। एक आदमी भेड़िए की तरह चिल्लाया और अपने कपड़े उतारे बिना ही स्विमिंग पूल में कूद गया। हर जगह पानी फैल गया। नलिन हर्षद, क्या तुम पागल हो? उसके दोस्त हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। नलिन हर्षद ने अपना सिर पूल से बाहर निकाला और अपने चेहरे से पानी पोंछ लिया। वह दिल खोलकर हंसा और बोला, यह बहुत अच्छा लगता है। यदि आप खेलना चाहते हैं तो जल्दी से ऊपर आएं और नीचे आएं। तुम क्यों टालमटोल कर रहे हो? आप वास्तव में साहसी और उन्मुक्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपका नाम चीनी में हाव का अर्थ है साहसी और उन्मुक्त। ज्योति बहल ने उनकी प्रशंसा की। नलिन हर्षद फिर जोर से हंसा। क्या बेवकूफ है, रिया गुप्ता ने मुस्कुराते हुए उसे धीरे से डांटा। वह अवाक रह गया। शिकार का मैदान किनारे पर है। आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। आपको बस स्टाफ के साथ पंजीकरण कराना है। आप रात में बारबेक्यू करने के लिए हमारे लिए कुछ शिकार का शिकार कर सकते हैं। मैंने सबसे अधिक शिकार पकड़ने वाले व्यक्ति के लिए एक गुप्त उपहार तैयार किया है। ज्योति बहल ने बाईं ओर एक प्रवेश स्थल की ओर इशारा किया और कुछ स्पष्टीकरण दिया। अंत में उसने सभी को चेतावनी दी। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अंदर कुछ आक्रामक जंगली जानवर हैं। कृपया अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। समूह बनाना बेहतर होगा। इस तरह आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। यदि आप अकेले कार्य करेंगे तो यह बहुत खतरनाक होगा। चैप्टर 26। जैसे ही ज्योति बहल ने बोलना समाप्त किया, लोग अपने दोस्तों को सूचित करने के बाद शिकारगाह की ओर जाने लगे। आर्यन शर्मा को भी इसमें रुचि थी। उनके साथ जुड़ने से पहले उन्होंने अपना विशेषता पैनल बुलाया। ज्ञानोदय 82, शारीरिक बनावट 167, ताकत 2888, गति 1033, युद्ध तकनीक बुनियादी मुट्ठी कौशल महारत, बुनियादी फुटवर्क महारत, बुनियादी तलवार कौशल महारत, बुनियादी ब्लेड कौशल महारत, बंदूक कौशल छोटी उपलब्धि। पिछले कुछ दिनों में उनके विशेषता अंक लगातार बढ़ रहे थे और उन्होंने अपने शस्त्रागार में बंदूक कौशल भी जोड़ा था। यह पहले से ही छोटी उपलब्धि के चरण में था। आर्यन शर्मा के दिमाग में बंदूक के ज्ञान से जुड़ी बहुत सी बातें थीं। उसे लगा कि उसका निशाना सटीक हो गया है और उसकी नज़र थोड़ी तेज हो गई है। उसने 2 दिन पहले बंदूक चलाने का हुनर सीखा था जब उसने 5 लुटेरों को मार गिराया था। ये सभी लुटेरे मार्शल शिष्य थे और उनके पास केवल बुनियादी मुट्ठी कौशल और फुटवर्क था, इसलिए वे जो गुण प्रदान कर सकते थे वे सीमित थे। हालांकि उनके पास कौशल की कमी को पूरा करने के लिए बंदूकें थीं। उन्होंने बंदूक कौशल की बहुत सारी विशेषताओं को त्याग दिया था। 5 लुटेरों की विशेषताओं ने आर्यन शर्मा के बंदूक कौशल को छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचा दिया। निस्संदेह किसी की हत्या करने से उसके सबसे अधिक गुण नष्ट हो जाएंगे। इसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। विशेषताओं के अलावा आर्यन शर्मा को उस दिन एक और लाभ भी मिला, रून गन। 5 लुटेरों में से प्रत्येक के पास एक रून बंदूक थी। हालांकि लुटेरों के नेता ने अपने शरीर पर एक और व्यक्ति छिपा रखा था। बंधकों के कार्यालय भवन से बाहर भागने के बाद किसी भी अवसर को बर्बाद न करने के सिद्धांत के आधार पर आर्यन शर्मा
ने लाशों की तलाशी ली। यह एक अच्छी आदत है जो मैंने गेम खेलने से सीखी है। ओ सौभाग्य से निगरानी कैमरे पेशेवर लुटेरों द्वारा तोड़ दिए गए थे, इसलिए इसने आर्यन शर्मा के लिए सबसे सुविधाजनक अवसर प्रदान किया। यही कारण था कि आर्यन शर्मा ने अपने शरीर पर एक हथियार छिपा रखा था। बंदूक कौशल विशेषताओं को सीखने के बाद उन्हें इसका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। इस प्रकार जब उसने सुना कि शिकारगाह में बंदूकों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसके दिल में उत्साह भर गया। भाई आर्यन शर्मा, क्या हम कुछ मौजमस्ती करेंगे? रिया गुप्ता ने चमकती आंखों से पूछा। युवराज हेमंत और सनातन गोयल भी उत्साहित दिखे। आर्यन शर्मा दिल में मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि सभी का विचार एक जैसा था। छोटी सीमा, क्या तुम जा रहे हो? आर्यन शर्मा ने श्वेता तिवारी की ओर देखा और पूछा। नहीं, आप लोग असली बंदूकों से खेलें और मैं अपनी छोटी पानी की बंदूकों से खेलूंगा। श्वेता तिवारी ने पानी की बंदूक लहराई जो अचानक उसके हाथ में आ गई थी। एर्म, जरूर, जब तक आप खुश हैं। आर्यन शर्मा की आंखों के कोने थोड़े उछल गए। उसने रिया गुप्ता और अन्य दो युवकों से कहा, चलो चलें। श्वेता तिवारी कुछ अन्य युवतियों के साथ जल बंदूक युद्ध टीम में शामिल हो गईं। आर्यन शर्मा और उसके दोस्त शिकारगाह के प्रवेश द्वार पर आए। स्टाफ काउंटर पर अपना पंजीकरण पूरा करने और अपनी बंदूकें इकट्ठा करने के बाद वे शिकारगाह में प्रवेश कर गए। कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई बंदूकें भी रून बंदूकें थीं। हालांकि उनकी शक्ति की तुलना लुटेरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकों से नहीं की जा सकती। यद्यपि वे दोनों रून बंदूकें थीं, फिर भी उनकी शक्ति में अंतर था। अधिक शक्तिशाली रून बंदूकें मार्शल योद्धाओं को मारने में सक्षम थीं, जबकि कमजोर बंदूकों का उपयोग केवल निम्नतम स्तर के उत्परिवर्तित जंगली जानवरों को मारने के लिए किया जा सकता था। बंदूकों की शक्ति के आधार पर रून बंदूकों को 1 सितारा से 9 सितारा तक वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके पास जो शिकार बंदूकें थीं, उन्हें 1 स्टार बंदूकें भी नहीं माना जाता था। लेकिन जब रिया गुप्ता और उसके दोस्तों ने बंदूकों को छुआ तो उन्हें लगा कि वे किसी कीमती खजाने को सहला रहे हैं। मिश्रित भावनाओं के बीच समूह शिकारगाह में चला गया। पूरा शिकारगाह धातु के कांटेदार तारों से घिरा हुआ था, जिन्हें रून्स द्वारा बढ़ाया गया था। इसलिए इसकी रक्षा क्षमता नियमित धातु के तारों से बेहतर थी। शिकारगाह में रोशनी थोड़ी मंद थी। पेड़ जमीन से ऊपर उठे और उनके घने मुकुटों ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। जमीन वर्षों से सड़ीगली पत्तियों और शाखाओं के ढेर से भरी हुई थी। जब आप उन पर पैर रखते तो वे टूटते रहते। क्या शिकार के मैदान को सामान्य रूप से साफ करने के लिए कोई विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है? रिया गुप्ता ने शिकायत की। सफाई अनावश्यक है। यहाँ के माहौल से बहुत से लोग आकर्षित होते हैं। यदि मानवीय हस्तक्षेप के बहुत अधिक संकेत हैं तो इसमें अब यह भावना नहीं होगी, सनातन गोयल ने समझाया। रिया गुप्ता ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। समझ में आता है। युवराज हेमंत ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रिया गुप्ता कभी कभी थोड़ा मूर्ख और बेवकूफ था। धमाका। जब वे सामान्य बातचीत कर रहे थे तो बिना किसी चेतावनी के उनके कानों के पास गोली चल गई। वे डर के मारे लगभग मौके पर ही कूद पड़े। के भाई आर्यन शर्मा, आपने गोली क्यों चलाई? रिया गुप्ता ने उसकी छाती थपथपाई और पूछा। आर्यन शर्मा ने अपनी ठोड़ी उठाई। रिया गुप्ता और अन्य 3 लोगों ने उस दिशा में देखा जिसकी ओर वह इशारा कर रहा था। वहां एक बहुत बड़ा भूरा खरगोश था। वह झाड़ियों में मृत पड़ा था। हमने शानदार शुरुआत की है, रिया गुप्ता जोर से हंसे। युवराज हेमंत और सनातन गोयल ने सदमे में आर्यन शर्मा को देखा। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि यह खरगोश कब प्रकट हुआ। इसके अलावा उनकी फायरिंग वास्तव में सटीक थी। 1 गोली, 1 हत्या। रिया गुप्ता द्वारा खरगोश को उठाने के बाद युवाओं का समूह शिकारगाह की गहराई में चलना जारी रखता था। गहरे हिस्से जंगली जानवरों के लिए असली खेल का मैदान थे।
पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। रिया गुप्ता और उसके दोस्त सभी अपने हाथों में जंगली जानवर लिए हुए थे। फसल अच्छी लग रही थी। सामने हलचल है। जैसे ही आर्यन शर्मा ने बात की, अन्य 3 लोग वहीं रुक गए और अपनी बंदूकें उठा लीं। उन्होंने ध्यान से सुना और दूर से एक हल्की सी आवाज आती देखी। वे पहले से ही आर्यन शर्मा की तीव्र इंद्रियों के आदी थे, इसलिए अब वे बेपरवाह दिखाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक को एक पेड़ मिला और वे उसके पीछे छिप गए। जल्दी करो और इसका पीछा करो। इसे भागने मत दो, कोई सामने चिल्लाया। रिया गुप्ता ने अपने साथियों से नजरें मिलाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सामना शिकारियों के एक अन्य समूह से हुआ हो। जैसे ही वे हार मानने की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने की झाड़ियां हिलने लगीं। आर्यन शर्मा और अन्य लोग बीच में ही रुक गए और उन्होंने एक फुर्तीली काली छाया को झाड़ियों से बाहर निकलते देखा। जो व्यक्ति पहले चिल्लाया था वह भी भाग गया था। यह वे हैं। रिया गुप्ता और उसके दोस्तों ने एक नजर डाली और चिल्लाए। यह ज्योति बहल, लक्ष्मण राणा और उनके दोस्त थे। लक्ष्मण राणा ज्योति बहल के सामने प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और दौड़ते हुए अपने शिकार पर गोली चला दी। धमाका धमाका धमाका। तीनों गोलियां कुछ भी नहीं लगीं। काली छाया दाएं बाएं चकमा देती रही। यह अकल्पनीय रूप से फुर्तीला था। लक्ष्मण राणा, यदि आप इसे नहीं मार सकते तो गोलीबारी बंद कर दें। आप गोलियां बर्बाद कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप हमें मारेंगे तो क्या होगा? रिया गुप्ता ने उपहासपूर्ण स्वर में चिल्लाया। एफ के, तुम यहाँ क्यों हो? लक्ष्मण राणा ने शाप दिया, मानो उनसे मिलना अशुभ था। हाँ, यह शिकारगाह आपके परिवार की नहीं है। यदि आप आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? रिया गुप्ता ने खंडन किया। आप जल्दी करो और इसे रोको। यह बच निकलने वाला है। इससे पहले कि लक्ष्मण राणा कुछ कह पाते, ज्योति बहल पीछे से चिल्लाया। एफ के भाई आर्यन शर्मा, यह एक सफेद भेड़िया है। यह आपकी ओर दौड़ रहा है। रिया गुप्ता ने जानवर की ओर देखा और अजीब स्वर में चिल्लाया। आर्यन शर्मा गोली नहीं चलाना चाहता था। यह भेड़िया ज्योति बहल का शिकार था। यदि वह उनके ट्राम शिकार में हस्तक्षेप करता तो स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में द्वेष की जड़ें जम जातीं। हालांकि लक्ष्मण राणा ने कुछ और गोलियां चलाईं और फिर भी इसे हिट नहीं कर सके। अगर कोई उस भेड़िए को मारेगा तो मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा, ज्योति बहल चिल्लाई जब उसने देखा कि सफेद भेड़िया भागने वाला था। आर्यन शर्मा ने अपनी ओर दौड़ते हुए सफेद भेड़िए को देखा और असहाय महसूस किया। तुम्हें मेरी ओर क्यों भागना है? आप मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धमाका। एक शॉट। आर्यन शर्मा ने गोली से बचने के लिए भेड़िए की हरकत की भविष्यवाणी की। उसने अपना निशाना उसके रास्ते में लगाया और एक ही गोली से उसके पेट पर वार किया। सफेद भेड़िया पीड़ा से चिल्लाया और शाखाओं से गिरकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, तुमने इसे मारा। रिया गुप्ता आर्यन शर्मा से ज्यादा खुश थी। वह पेड़ के पीछे से बाहर चला गया और लक्ष्मण राणा पर तब तक हंसता रहा जब तक लक्ष्मण राणा का चेहरा हरा नहीं हो गया। क्या शुभकामनाएं? लक्ष्मण राणा ने डांटा। युवराज हेमंत और सनातन गोयल भी वहां आए। वे भेड़िए के चारों ओर एकत्र हुए और उसकी जांच की, साथ ही आश्चर्य से अपनी जीभ भी चटकाने लगे। इस भेड़िए का फर बहुत सुंदर है। ज्योति बहल आगे बढ़ा और भेड़िए के फर को सहलाने के लिए नीचे झुका। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। यह फर स्कार्फ बनाने के लिए एकदम सही है। चैप्टर 27। बल से प्रभावित होने के बाद जानवरों में उत्परिवर्तन होने लगा था। इस सफेद भेड़िए की त्वचा बिल्कुल रेशम की तरह थी। यह न केवल शुद्ध सफेद और सुंदर था, बल्कि इसे छूने पर भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसका थर्मल इंसुलेशन प्रभाव भी अच्छा था। ज्योति बहल को तुरंत इससे प्यार हो गया। उसने भेड़िए को अपने पीछे आ रही युवती को सौंप दिया।
फिर वह उठी और आर्यन शर्मा से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बंदूक चलाने की कला इतनी अच्छी है। अभी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने जो कहा उसका मतलब था। आप मुझसे एक अनुरोध कर सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने एक चुटीली मुस्कान दी और कहा, लेकिन आप बहुत दूर नहीं जा सकते। ज्योति बहल ज्यादातर समय घमंडी और अहंकारी था। लेकिन ध्यान रहे, जब वह इस तरह का निर्लज्ज भाव रखती थी तो यह विरोधाभास उसे आकर्षक बना देता था। उसने शायद आर्यन शर्मा की क्षमता पर ध्यान दिया था, इसलिए उसके प्रति उसका रवैया बदल गया। हमत, यह तो चेहरे पर तमाचा है। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कुछ भी नहीं है। इसका जिक्र मत करो। आर्यन शर्मा मुस्कुराया। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति के कारण लक्ष्मण राणा पागल हो गया और वह अपने दिल में चिल्लाने लगा, वह अभिनय कर रहा है। वह अभिनय कर रहा है। यह आदमी शांति का दिखावा कर रहा होगा। चलो चलें। आर्यन शर्मा ने मुड़कर रिया गुप्ता और उसके अन्य दोस्तों की ओर हाथ हिलाया। फिर वह शिकारगाह के प्रवेश द्वार की दिशा में चला गया। वह शिकार करते करते थक गया था। यहाँ शिकार के लिए उसे अपनी बंदूक कौशल क्षमता का 1/3 भी जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। रिया गुप्ता ने संकोच नहीं किया। लक्ष्मण राणा की ओर अपनी मध्यमा उंगली दिखाने के बाद वह आर्यन शर्मा के पीछे पीछे बाहर चला गया। ज्योति बहल अस्वीकृति से थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। सनातन गोयल ने ज्योति बहल से कहा, बहन जो, हम सभी शिकार से थक गए हैं। हम अब वापस जा रहे होंगे। कृपया आनंद लेना जारी रखें। ज्योति बहल आर्यन शर्मा द्वारा उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार से नाखुश थे। हालांकि वह अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित नहीं कर सकी, इसलिए उसने शांत भाव से सिर हिला दिया। मेरा इंतजार करो। युवराज हेमंत अपने हाथ में बंदूक लेकर अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन अगर वह अकेला बचा था तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह जॉगिंग करता रहा और बाकी लोगों के साथ मिल गया। वे चारों प्रवेश द्वार पर लौट आए और अपनी बंदूकें कर्मचारियों को सौंप दीं। खुली हवा वाले स्विमिंग पूल के चारों ओर कई समुद्र तट कुर्सियां रखी हुई थीं। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और उनके सामने पहाड़ी झरना सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आर्यन शर्मा और उसके दोस्तों को समुद्र तट पर 4 खाली कुर्सियां मिलीं और वे उन पर लेट गए। हालांकि उनके हाथ आराम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे कुछ बर्फीले फल, स्नैक्स और पेय का आनंद ले रहे थे। समूह ने स्विमिंग पूल की सुंदरता की भी प्रशंसा की। इसका क्या अच्छी जिंदगी है। रिया गुप्ता और सनातन गोयल बत्तखों की तरह हंसे। युवराज हेमंत कुछ बार उन पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। फिर उसने तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर श्वेता तिवारी की ओर ईमानदारी से देखा। युवा होना अच्छी बात है। हर कोई जीवन शक्ति से भरा है। आर्यन शर्मा ने धूप का चश्मा पहना हुआ था और मुंह में सिगरेट पकड़ी हुई थी। सिगरेट का एक कश लेते हुए वह एक बूढ़े आदमी की तरह विलाप करने लगा। यह युवक फिर से अभिनय कर रहा था। इस बार वह किसी के सामने नाटक नहीं कर रहा था। रिया गुप्ता अचानक झुक गए और अपने चेहरे पर एक गुप्त नजर डालते हुए पूछा, भाई आर्यन शर्मा, आपको कौन पसंद है? मैं। रिया गुप्ता ने सिर हिलाया। आर्यन शर्मा ने जवाब देने से पहले स्विमिंग पूल की ओर देखा। इसमें कहने को क्या है? मैं सबसे अच्छे फिगर वाला चुनूंगा। बेशर्म, तीनों ने एक साथ कहा। बदले में आर्यन शर्मा जोर से हंसे। जब वह फिर से सुंदरियों को देखने के लिए मुड़ा तो अचानक एक दृश्य ने उसे आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा कंकड़ उठाया और अपनी उंगलियों से उसे बाहर फेंक दिया। स्वूश! कंकड़ हवा में उछलकर एक युवक के हाथ पर लगा। यह आदमी गुप्त रूप से एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। ताकत और सटीकता बिल्कुल सही थी। उत्तम! आह! युवक दर्द से चिल्लाया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, मानो उसे सुई चुभो दी गई हो।
क्या बात है? श्वेता तिवारी ने पलटकर उस युवक की ओर उत्सुकता से देखा। ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज ने काट लिया है। इससे मैं डर गया। वह अजीब तरह से हंसा क्योंकि उसने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, जिससे उसके अपराध का कोई निशान नहीं बचा। श्वेता तिवारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अन्य युवतियों के साथ पानी की बंदूकें खेलना जारी रखा। स्वूश स्वूश स्वूश। युवक ने अपने हाथ के पिछले हिस्से की ओर देखा। यह सूज गया था। इतना दर्द हुआ कि वह दर्द से हांफने लगा। अभी क्या हुआ? वह असमंजस में अपने आसपास के वातावरण को देखता रहा। दुर्भाग्यवश उसने कुछ भी नहीं देखा। आर्यन शर्मा ने सोचा कि इस पाठ के बाद युवक खुद को रोक लेगा, लेकिन 10 मिनट से अधिक समय बाद वह युवक श्वेता तिवारी के पीछे छिप गया और उसे छूने की कोशिश में फिर से अपना हाथ उठाया। आर्यन शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। क्या उसका काम पूरा नहीं हुआ? उसने एक बड़ा कंकड़ उठाया और उसे एक बार फिर बाहर फेंक दिया। तेज हवा के झोंके के साथ पत्थर युवक की ओर उड़ गया। इस बार यह उसके हाथ के पिछले हिस्से पर नहीं लगा। इसके बजाय यह सीधे उसके शरीर के निचले हिस्से पर लक्षित था। थप्पड़। एक तीखी आवाज ने लोगों के दिलों को हिला दिया। आउच! इसके बाद दर्द की एक और चीख सुनाई दी। धरती हिला देने वाली चीख सुनकर सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। युवक का चेहरा विकृत हो गया क्योंकि उसने अपने शरीर के निचले हिस्से को पकड़ रखा था। वह एक विशाल झींगा की तरह मुड़ा हुआ था। क्या हुआ? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। उसके दोस्त आगे बढ़े और कुछ चिंता दिखाई। युवक ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने उत्साहपूर्वक अपना हाथ हिलाया और शांत होने में काफी समय लगा। अंत में उसने कर्कश आवाज में उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। मुझे लगता है किसी चीज ने मुझे काट लिया। जब श्वेता तिवारी ने उसका परिचित उत्तर सुना तो उसने उसे हैरान होकर देखा। दोनों बार यह व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। दोनों बार वह बिना किसी कारण के चिल्लाया और बताया कि उसे किसी चीज ने काट लिया है। वह मूर्ख नहीं थी। श्वेता तिवारी को एक अंदेशा हुआ और उसने अपना सिर उठाया। संयोगवश उसकी नजर आर्यन शर्मा पर पड़ी, जो किनारे पर था। आर्यन शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और उसे एक संकेत दिया। श्वेता तिवारी को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उस युवक से घृणा करने लगी। इस मुद्दे के बाद उसके पास अब आनंद लेने का मूड नहीं था। वह स्विमिंग पूल से बाहर निकली और आर्यन शर्मा और उसके दोस्तों के पास आई। उसे एक खाली बेंच मिली और वह उस पर बैठ गई। फिर उसने कुछ पेय पीते समय उनके साथ सहजता से बातचीत की। श्वेता तिवारी ने अभी जो कुछ हुआ उसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया और सभी ने कैंप फायर बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले ज्योति बहल ने पहले ही लोगों को पकड़े गए शिकार को साफ करने का आदेश दिया था। वर्तमान में ताजा खेल मांस की प्लेटें और प्लेटें वितरित की जाती थीं। जो लोग बारबेक्यू करना जानते थे उन्होंने अपनी क्षमताएं दिखानी शुरू कर दी। उन्हें सुंदरियों के सामने अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत थी। भोजन में बारबेक्यू किया हुआ मांस और सब्जियां शामिल थीं। सभी के होंठ भोजन के तेल से ढके हुए थे, लेकिन उन्हें यह चिकना नहीं लगा। जैसे जैसे उन्होंने अपने भोजन को बियर के साथ जोड़ा, माहौल जीवंत होता गया। युवक युवतियां छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे होकर एक साथ गा रहे थे और बजा रहे थे, जैसे वे एक दूसरे को काफी समय से जानते हों। जैसे जैसे वे आनंद लेते गए, समय धीरे धीरे बीतता गया। रात करीब 9 बजे पूरे दिन की मस्ती के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी। वे वापस जाने के लिए तैयार हो गए। ज्योति बहल खड़ी हुई और सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। वह अलग होने से पहले कुछ विनम्र शब्द कहने की योजना बना रही थी। सभी लोग उसका सम्मान करते थे और चुपचाप उसकी ओर देखते थे। ज्योति बहल ने अपना मुंह खोला। बूम! दूर जंगल से अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ।
यद्यपि वह बहुत दूर था, फिर भी उन्हें जमीन में थोड़ा कंपन महसूस हुआ। क्या हुआ? वे सभी चकित थे। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। चारों ओर घना अंधेरा था और कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। चैप्टर 28। भीड़ ने एक दूसरे को देखा। किसी को नहीं पता था कि जंगल में क्या हो रहा है। लक्ष्मण राणा इस समय बाहर निकले और ज्योति बहल से कहा, मैं जाकर देखूंगा। ठीक है। सावधान रहें, ज्योति बहल ने सिर हिलाया और जवाब दिया। लक्ष्मण राणा मुस्कुराए। वह सामने जंगल में भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। लक्ष्मण राणा एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य हैं, है ना? ऐसी स्थिति में केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग ही उपयोगी होते हैं, एक अमीर दूसरी पीढ़ी ने ईर्ष्या से कहा। आर्यन शर्मा ने रात के घने काले आकाश को देखा। रिया गुप्ता और उसके दोस्तों से कहने से पहले वह एक पल के लिए झिझका, यहीं रुको, इधर उधर मत भागो, मैं जाकर देखूंगा। भाई आर्यन शर्मा, सावधान रहें, श्वेता तिवारी ने चिंतित होकर कहा। आर्यन शर्मा ने सिर हिलाया। उसने जमीन पर पैर रखा और उसका शरीर अचानक ऊपर उठ गया। शाखाओं पर अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाते हुए आर्यन शर्मा एक पक्षी की तरह एक विशाल पेड़ के मुकुट पर उड़ गया। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साधारण दिखने वाला आर्यन शर्मा भी एक मार्शल शिष्य होगा। इसके अलावा उनकी क्षमता को देखते हुए वह लक्ष्मण राणा से कमजोर नहीं थे। वास्तव में वह एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य था। इसके अलावा उनके कौशल को देखते हुए वह लक्ष्मण राणा से अधिक शक्तिशाली थे। ज्योति बहल की आंखों के सामने से एक झलक चमक उठी जब वह विशाल पेड़ के मुकुट पर खड़ी आकृति को देख रही थी। आर्यन शर्मा ने दूर तक देखा और दिशा पहचान ली। इसके बाद उसने अपने पैरों पर बल लगाया और एक क्षण के भीतर ही अपनी राक्षसी शक्ति प्रकट कर दी। बूम! जब उसने अपने पैर की उंगलियों को मुकुट पर थपथपाया तो पूरी चीज फट गई और लकड़ी के टुकड़े और पत्तियां आकाश से नीचे बिखर गईं। आर्यन शर्मा की आकृति पहले ही धनुष से निकले तीर की तरह बाहर निकल चुकी थी। उसने रात के आकाश को काट दिया और हवा में जंगल में तेजी से आगे बढ़ने के लिए कई पेड़ों का इस्तेमाल किया। दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग और अधिकारियों के बच्चे आर्यन शर्मा से चकित थे। क्या यह एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य की सच्ची क्षमता थी? यदि लक्ष्मण राणा ने यह दृश्य देखा तो वह फिर से सार्वजनिक रूप से अभिनय करने के लिए आर्यन शर्मा की निंदा करेंगे। उन्नत स्तर के मार्शल शिष्यों को नरक में भेजो। यह मार्शल आर्ट नहीं था। किस उन्नत चरण के मार्शल शिष्य में इस प्रकार की क्षमता थी? यदि सभी उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य उसके समान शक्तिशाली होते तो शहर छतों पर कूदने वाले और दीवारों पर चढ़ने वाले मार्शल शिष्यों से भर जाता। आर्यन शर्मा के जाने के कुछ समय बाद ही लक्ष्मण राणा वापस आ गए। क्या आपको कुछ पता चला? ज्योति बहल आगे बढ़े और पूछा। लक्ष्मण राणा ने अपना सिर हिलाया। आवाज कहीं बहुत दूर से आई थी। मैंने आसपास के सभी क्षेत्रों की जांच कर ली है। मैंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। धमाका! जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और जोरदार विस्फोट ने भीड़ के कान के पर्दे हिला दिए। एक क्षण के लिए माहौल अजीब हो गया। लक्ष्मण राणा को शर्मिंदगी महसूस हुई। रिया गुप्ता और उसके दोस्त बिना किसी झिझक के खर्राटे लेने लगे। उन्होंने अपनी हंसी की गड़गड़ाहट को छिपाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसने लक्ष्मण राणा को और भी क्रोधित कर दिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अरे, आर्यन शर्मा कहाँ है? उसने अचानक देखा कि आर्यन शर्मा गायब हो गया है। आपके जाने के बाद आर्यन शर्मा देखने गया, ज्योति बहल ने कहा। लक्ष्मण राणा का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। क्या बकवास है? यह आदमी हर चीज में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? चलो थोड़ी देर और इंतजार करें। शायद आर्यन शर्मा कुछ जानकारी वापस लाएंगे, अमीर दूसरी पीढ़ी में से एक ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, ज्योति बहल ने सिर हिलाया।
आर्यन शर्मा जंगल से होकर उड़ गया। आगे छलांग लगाने से पहले वह हर बार पेड़ों के मुकुटों पर अपने पैर थपथपाता था। ईमानदारी से कहूं तो साधारण उन्नत चरण के मार्शल शिष्य उनके जितने शक्तिशाली नहीं थे। एक पेड़ का मुकुट नाजुक था। यदि आप बहुत अधिक बल लगाएंगे तो गिर जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं थी तो आप आगे छलांग लगाने की गति हासिल नहीं कर पाएंगे। सामान्य उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों में न तो उसकी ताकत थी और न ही उसका उत्कृष्ट शारीरिक नियंत्रण। इसलिए वे आर्यन शर्मा जैसे शानदार प्रदर्शन से भीड़ को आश्चर्यचकित नहीं कर सके। कुछ समय बाद आर्यन शर्मा रुक गया। वह पेड़ से नीचे कूद गया और हल्के से जमीन पर गिर पड़ा। यह यहीं आसपास होना चाहिए। आर्यन शर्मा ने अपने चारों ओर के अंधेरे को स्कैन किया। उसने कुछ गड़बड़ देखी थी। कुछ देर पहले यहां झगड़ा हुआ था। विस्फोट बहुत जोरदार था। क्या यह मार्शल योद्धा हो सकते हैं? आर्यन शर्मा को अचानक एक विचार आया जिससे वह डर गया। अगर यह वास्तव में मार्शल योद्धा थे तो मेरे लिए यहां रहना बेहतर है। जैसे ही आर्यन शर्मा ने बुद्धिमानी से पीछे हटने का फैसला किया, वह अपने रास्ते में झिझक गया। लेकिन मार्शल योद्धा लड़ते समय विशेषता बुलबुले गिराएंगे, है ना? अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो क्या होगा? वह वहीं जम गया। उसके मन में दाईं ओर की आवाज उसे चेतावनी दे रही थी कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। लेकिन बाईं ओर की आवाज उसे लुभा रही थी, बड़ी सफलता बड़े जोखिम के साथ आई। मैं पहले एक नजर क्यों नहीं डालता? अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। अंत में आर्यन शर्मा ने खुद को आश्वस्त किया और सावधानीपूर्वक जंगल का पता लगाया। वह असामान्य रूप से घबराया हुआ था। वह अगले 10 मीटर तक आगे चला। उसके चारों ओर गिरे हुए पेड़ देखे जा सकते थे। पेड़ की शाखाएं टूट गईं और उन पर जले हुए निशान पड़ गए। जमीन पर कुछ छेद भी थे। गहरे छेदों के आधे किनारे जल गए, जबकि शेष आधे बर्फ के टुकड़ों से ढक गए। यह आर्यन शर्मा ने अपना मुंह खोला। वह चकित रह गया। क्या यह एक मार्शल योद्धा की शक्ति थी? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसकी निगाहें जम गईं। जमीन पर एक आकृति पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका है। आकृति के बगल में कुछ विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। आर्यन शर्मा खुशी से पागल हो गया। हालांकि जैसे ही यह भावना उसके हृदय में प्रकट हुई, उसे पूरे शरीर में भय की भावना उमड़ती हुई महसूस हुई। इसने उसकी खुशी को पूरी तरह से डुबो दिया। एक पल में आर्यन शर्मा का सिर सुन्न हो गया और उसके शरीर पर रोंगटे खड़े होने लगे। उसे अपनी पीठ पर कहीं तेज दर्द महसूस हुआ। बिना सोचे समझे आर्यन शर्मा ने अपनी महारत वाले स्टेज फुटवर्क को अधिकतम गति से निष्पादित किया। उसके पास एक तरफ भागने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल अपने शरीर को थोड़ा झुका सकता था। स्लैश। तलवार की चमक आर्यन शर्मा के शरीर के पास हवा में फैल गई। उसके कपड़े काट दिए गए और उसकी त्वचा में छेद कर दिया गया। हर जगह ताजा खून की छींटें बिखरी हुई थीं। सौभाग्यवश यह केवल बाहरी चोट थी। हालांकि आर्यन शर्मा ने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। खतरा अभी भी उसके चारों ओर मंडरा रहा था। लगभग उसी समय जब वह हमले से बच निकला, उसने अपना हाथ मिलाया और उसके हाथ में एक छोटे आकार की रून बंदूक दिखाई दी। उसने उस दिशा में कई गोलियां चलाईं जहां से तलवार की चमक आ रही थी। धमाका 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 धमाका। आर्यन शर्मा ने बंदूक खाली करने के बाद ही गोली चलाना बंद किया। फिर वह एक पेड़ के पीछे भागा और उसे कवर के रूप में इस्तेमाल किया। आर्यन शर्मा हाँफ रहा था क्योंकि उसका दिल उसकी छाती से बाहर कूदने की धमकी दे रहा था। वह अभी अभी महसूस कर सकता था कि मौत उसकी पीठ को सहला रही है। यह कौन है? आखिर यह कौन है? वह मुझे क्यों मारना चाहता है? जंगल में भयानक शांति थी। हवा में सरसराते पत्तों के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
आर्यन शर्मा ने कुछ मिनट तक इंतजार किया, फिर उसने अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला और उस दिशा में देखा जहां से तलवार आई थी। एक काली आकृति बिना हिले डुले एक पेड़ के सहारे झुकी हुई थी। इस आकृति के बगल में कुछ बुलबुले तैर रहे थे। बुलबुलों की हल्की चमक के कारण आर्यन शर्मा को मुश्किल से ही आकृति का पता चल पाया। वह मरा हुआ लग रहा था। क्या मैंने उसे मार डाला? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक मार्शल योद्धा नहीं है? आर्यन शर्मा जिज्ञासा से भर गया। अंत में वह इसे रोक नहीं सका और चला गया। हालांकि उनमें अभी भी बुनियादी सतर्कता थी। आर्यन शर्मा ने अपनी ऊर्जा अपनी मुट्ठियों पर केंद्रित कर ली और किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब वह उस आकृति के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वह व्यक्ति वास्तव में मर चुका था। एक सिर पर गोली लगी तथा उसके अंगों पर कुछ और गोलियां लगीं। यदि यह व्यक्ति मरा नहीं था तो वह इंसान नहीं था। ओह! आर्यन शर्मा ने तुरंत राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ देखने से पहले अपनी कमर को छुआ। यह खून से लथपथ था। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं लगभग मर ही गया था। क्या मार्शल योद्धा दुनिया वास्तव में इतनी खतरनाक है? क्या वे जब चाहें लोगों को मार देते हैं? लाश के चेहरे का अध्ययन करते समय आर्यन शर्मा हैरान रह गया। यह व्यक्ति शांति से नहीं मरा। उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास के अवशेष और आसन्न मृत्यु का भय था। शायद उसे मेरे हाथों मरने की उम्मीद नहीं थी। आर्यन शर्मा की नजर इस व्यक्ति के बगल में गिरे बुलबुले पर पड़ी। उसने उन्हें उठा लिया। लाल लौ शास्त्र। शुरुआती मंच आग प्रतिभा। अग्निशमन बल 2। चैप्टर 29। लाल लौ शास्त्र। शुरुआती मंच आग प्रतिभा। अग्निशमन बल 2। फायर किरण तलवार कौशल 10। आत्मा 0.1। आर्यन शर्मा ने सभी 5 बुलबुले एकत्र कर लिए और उसी क्षण उसके पूरे शरीर में जबरदस्त परिवर्तन आ गया। जब स्पिरिट 0.1 उसके शरीर में एकीकृत हुआ तो आर्यन शर्मा का दिमाग साफ हो गया। हालांकि यह अनुभूति केवल कुछ क्षण तक ही रही और एक क्षण में गायब हो गई। इसी समय उनके शरीर में कुछ अस्पष्ट परिवर्तन हुए। इससे पहले जब उसने अपनी आंखें बंद की तो चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन अब वह पृथ्वी के ऊपर तैरते हुए असंख्य ज्वलंत लाल छोटे कणों को महसूस करने में सक्षम था। वे जीवन से भरपूर छोटी परियों की तरह थे। अग्नि बल। यह अग्निशमन बल था। आर्यन शर्मा के शरीर का रूपांतरण पूरा होने के बाद उसके चारों ओर मंडरा रहे अग्निशमन बल को एक मनोरंजन पार्क का पता चला। वे खुशी खुशी उसकी ओर उड़े और उसकी त्वचा के विभिन्न छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गए। हालांकि चूंकि उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला था, इसलिए वे केवल यह जानते थे कि उसके शरीर में कैसे घूमना है। सौभाग्य से हवा में दिखाई देने वाली एक स्मृति उसकी मदद करने में कामयाब रही। लाल ज्वाला शास्त्र बल कौशल शास्त्र। आर्यन शर्मा के मन में एक आभासी छाया ने धर्मग्रंथ का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा छाया के शरीर पर मेरिडियन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वे उसकी रीढ़ को धड़ की तरह रखते हुए उसके अंगों से फैल गए और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अग्निशमन बल को तुरंत उनकी दिशा मिल गई। उन्होंने अभी अभी अग्निशमन बल के जो 2 विशेषता बिंदु एकत्र किए थे वे सबसे आज्ञाकारी थे। उन्होंने नेताओं के रूप में काम किया और आर्यन शर्मा की मध्याह्न रेखाओं में मार्च करते समय अन्य छोटी सेना विशेषताओं को पंक्तिबद्ध होने का आदेश दिया। अंत में वे रीढ़ की हड्डी का अनुसरण करते हुए उसके सबसे निचले हिस्से में एकत्र हुए। एक लाल बत्ती चमक उठी। बूम! उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे से गर्मी की लहर फूट पड़ी और आर्यन शर्मा के पूरे शरीर में फैल गई। इससे पहले उन्हें जो चोट लगी थी वह गर्मी कम होने के साथ तेजी से ठीक होने लगी, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। तभी गर्मी का गोला भाप के गुब्बारे की तरह उसके सिर के ऊपर से बाहर निकला। जैसे जैसे यह धीरे धीरे खत्म होता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की लाल रोशनी भी कम हो गई। जल्द ही सब कुछ खत्म हो गया।
उसके दिमाग के दूसरी तरफ एक और आकृति युद्ध तलवार पकड़े हुए अभ्यास कर रही थी। अग्नि की शक्ति युद्ध तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी और इसकी ताकत दुर्जेय थी। फायर किरण तलवार कौशल बल युद्ध तकनीक। दृश्य गायब होने के बाद आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने दिल में खुशी को दबा लिया और अपने गुण पैनल को देखा। आर्यन शर्मा ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। उनके विशेषता पैनल में परिवर्तन आया था। ज्ञानोदय 83, आत्मा 12.1, प्रतिभा शुरुआती चरण की अग्नि प्रतिभा 10/300, बल 6/100, फायर 1 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा। धर्मग्रंथ लाल ज्वाला धर्मग्रंथ आधार 1/100। युद्ध तकनीक बुनियादी युद्ध तकनीक मुट्ठी तलवार ब्लेड फुटवर्क में निपुणता बंदूक कौशल छोटी उपलब्धि अग्नि किरण तलवार कौशल आधार 10/100। ज्ञान मूल विषय पूर्ण अंक। समग्र युद्ध शक्ति 132 अंतिम निर्णय सिस्टम से संबंधित है। यह क्या है? आर्यन शर्मा ने पूरी तरह से अलग विशेषताओं वाले पैनल को देखा, खासकर फोर्स पंक्ति को। वह अब अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। 1 सितारा सैनिक स्तर। मैं एक मार्शल योद्धा बन गया हूं। आर्यन शर्मा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कई गहरी सांसें लीं, फिर बलपूर्वक अपने आप को शांत किया। तो यह व्यक्ति वास्तव में एक मार्शल योद्धा था। मैंने वास्तव में एक मार्शल योद्धा को मार डाला। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने सामने मार्शल योद्धा की लाश को देखा। वह नहीं जानता था कि उसके मन में क्या भावनाएं होनी चाहिए। अंत में उसने एक गहरी सांस छोड़ी। अचानक आर्यन शर्मा को याद आया कि दूसरी तरफ एक और व्यक्ति लेटा हुआ था। इस आंकड़े ने कुछ विशेषता बुलबुले भी गिरा दिए। आर्यन शर्मा को उन्हें जल्दी से उठाने की जरूरत थी, अन्यथा वे गायब हो जाएंगे। सौभाग्यवश अभी का दृश्य बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तविक जीवन में केवल कुछ सेकंड ही बीते थे। जब आर्यन शर्मा जमीन पर पड़े व्यक्ति के पास वापस आया तो बुलबुले पारदर्शी हो रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। उसने उन्हें उठा लिया। शुरुआती मंच बर्फ प्रतिभा। बर्फ बल 1, डीप आइस स्क्रिप्चर, फैंटम आइस फिस्ट 8। इसमें 4 विशेषता बुलबुले थे, जिनमें आत्मा बुलबुला गायब था। यदि आर्यन शर्मा सही था तो यह व्यक्ति भी एक मार्शल योद्धा था। जैसे ही विशेषता बुलबुले आर्यन शर्मा के शरीर में विलीन हो गए, वही बात फिर से घटित हुई। आर्यन शर्मा को शुरुआती स्टेज आइस प्रतिभा प्राप्त हुई और उनका शरीर आइस फोर्स के लिए आकर्षक बन गया। उसके चारों ओर तैरते बर्फ के सभी कण उसके शरीर में घुस गए। बल कौशल धर्मग्रंथ डीप आइस स्क्रिप्चर ने इसके उपयोग का प्रदर्शन शुरू कर दिया। आर्यन शर्मा के दिमाग में जो आकृति थी वह पैर मोड़कर बैठी थी। वास्तविक जीवन में आर्यन शर्मा ने आकृति के कार्यों की नकल की, वह अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। उन्होंने डीप आइस स्क्रिप्चर का पालन किया और अपने मेरिडियन के माध्यम से अपने शरीर के चारों ओर बर्फ बल का मार्गदर्शन किया। ठंड और बर्फीली अनुभूति के कारण वह कांपने लगा। उसके चारों ओर जमीन पर बर्फ की एक पतली परत दिखाई दी। हालांकि आर्यन शर्मा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बर्फ सेना की कमान संभाली और उन्हें अपनी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में एकत्र किया। बूम! रीढ़ की हड्डी में बर्फ के बल के प्रवाह ने अग्नि बल के कणों को जगा दिया, जो कुछ समय पहले ही वहां तैनात हुए थे। ये दोनों तत्व स्वाभाविक रूप से असंगत थे। एक बार जब वे मिल जाएं तो गायब हो जाना चाहिए। वे कभी भी दूसरे तत्व को अपने आसपास मौजूद नहीं रहने देंगे। हालांकि जैसे ही दोनों सेनाएं टकराव के लिए पूरी तरह तैयार थीं और टकराव आसन्न था, इन दोनों सेनाओं के बीच एक गहन और रहस्यमय ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा ने बर्फ बल और अग्नि बल को शांत होने की अनुमति दी। दोनों शक्तियां धीरे धीरे घूमने लगीं और अंततः वृत्ताकार हो गईं, जिससे स्थिर संतुलन बना रहा। इसी समय फैंटम आइस फिस्ट के बारे में जानकारी आर्यन शर्मा की स्मृति में सफलतापूर्वक विलीन हो गई। उन्हें एक और फोर्स युद्ध तकनीक प्राप्त हुई थी।
कुछ मिनट बाद आर्यन शर्मा ने एक लंबी आह भरी और अपनी आंखें खोली। वह खतरनाक था। बर्फ और आग असंगत हैं। वे मेरे शरीर में लगभग फट गए। इससे मैं लगभग डरकर मर गया। आर्यन शर्मा को अभी भी डर बना हुआ था। उसे लगा कि घर जाने के बाद उसे मार्शल योद्धाओं के बारे में पढ़ना चाहिए। यदि नहीं तो वह फिर से एक और सामान्य ज्ञान की गलती कर सकता है और यह जाने बिना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई खुद को मार सकता है। इस विषय पर बोलते हुए क्या वह ऊर्जा परम बॉस अर्थात सिस्टम से आई थी? आर्यन शर्मा ने कुछ समय तक इस प्रश्न पर विचार किया, लेकिन उन्हें कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं सूझा। सबसे अधिक संभावना यह थी कि सिस्टम ने उनकी मदद की थी। आखिरकार उसके पास कोई जादुई अंगूठी नहीं थी, इसलिए वह जानता था कि उसे मौत के कगार से बचाने के लिए कोई बूढ़ा आदमी अचानक प्रकट नहीं होगा। उसे रोने और बूढ़े आदमी को अपना मालिक कहने का मौका नहीं मिलेगा। कितना मार्मिक दृश्य है! इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और सभी के दिल को छू लिया। आर्यन शर्मा खड़ा हुआ और अपने शरीर से सूखे पत्तों को थपथपाया। उसी समय उसने देखा कि उसके आसपास की जमीन पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी। आर्यन शर्मा दंग रह गया। बल सचमुच अद्भुत है, आर्यन शर्मा ने कहा। उसने युद्ध योद्धाओं की लाशों को देखा और सोचा, खैर चलो लाशों की तलाशी लें। उसने जेबों में झांका। एक सेल फोन और एक स्टील बार के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उसके हाथ पर लगे बैंगनी काले दस्ताने ने आर्यन शर्मा का ध्यान आकर्षित कर लिया। यह अच्छी चीज है। मैं इसे रखूंगा और घर जाकर इसकी जांच करूंगा। वह दूसरे अग्नि तत्व मार्शल योद्धा के पास भागा और उसकी जेबों की भी तलाशी ली। एक आईफोन 8, एक जिप्पो लाइटर। यह अच्छा है, मैं इसे रखूंगा। उसकी जेब में कुचली हुई सिगरेट का एक पैकेट भी था। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी धूम्रपान करता था। आर्यन शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे बरकरार रखा। अरे, यह तलवार बुरी नहीं है। आर्यन शर्मा ने लाश की उंगलियां खोलीं और उस लंबी तलवार का आकार देखा जिस पर चमकीले लाल रंग के रून थे। उसने तुरंत उस पर कब्जा कर लिया। कृपया मुझे दोष मत दो। मृत्यु पर कुछ भी न छीने, आर्यन शर्मा ने कहा। आप इसे समाज के लिए योगदान के रूप में देख सकते हैं। चैप्टर 30। लाशों की तलाशी लेने और जो कुछ भी वह ले सकता था उसे लेने के बाद आर्यन शर्मा जाने के लिए मुड़ा। वह पहले ही काफी समय से ग्रुप छोड़ चुका था। यदि वह जल्द ही वापस नहीं गया तो रिया गुप्ता और उसके दोस्त आकर उसकी तलाश कर सकते हैं। अगर उन्होंने यह दृश्य देखा। इंतजार। आर्यन शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। उसने इन दो मार्शल योद्धाओं की संपत्ति ले ली थी। अगर कोई जांच करने आए तो वे उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। क्या उसे लाशों को जलाकर सबूत नष्ट कर देने चाहिए? ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। आर्यन शर्मा ने दोनों लाशों को एक गहरे गड्ढे में डाल दिया और अपने शरीर में अग्निशमन बल को सक्रिय कर दिया। उसकी उंगली पर एक छोटी सी टिमटिमाती लौ दिखाई दी। तुमने यह गहरा गड्ढा बनाया है। संयोगवश अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल समाज में दाह संस्कार लोकप्रिय है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और भूमि को बर्बाद नहीं करता है। आप उस कविता को कैसे सुनाते हैं? ओह ठीक है, हालांकि वे कीचड़ में बदल गए हैं। वे अगले वसंत में फूलों विकास का पोषण करेंगे। मरने के बाद भी आप इस जंगल में योगदान दे सकते हैं। यह कितना सुंदर है। आर्यन शर्मा कुछ सेकंड तक बकबक करता रहा, फिर उसकी नजर उस मार्शल योद्धा पर पड़ी जो उसे मारना चाहता था। उसकी भावनाएं जटिल थीं। हालांकि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मरा और इसके बजाय मैंने तुम्हें मार भी डाला। यह लाइटर और सिगरेट आपके द्वारा मुझे पहुंचाई गई भावनात्मक परेशानी की भरपाई होगी। अब मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा क्योंकि मैं अभी भी एक अच्छा इंसान हूं।
उसने अपनी उंगलियां हिलाईं और लौ उड़ गई और ठीक लाश पर जा गिरी। लाश जल उठी। वह प्रचंड ज्वाला की तरह प्रचंड रूप से जल रहा था। चूंकि वह बल को अपने ईंधन के रूप में उपयोग कर रहा था, इसलिए लौ तेजी से जल रही थी। कुछ ही सेकंड में दोनों लाशें राख में बदल गईं। कुछ भी पीछे नहीं छूट गया। लाशों के बिना किसी को पता नहीं चलता कि आज रात यहाँ क्या हुआ था। अगर कोई उसे ढूंढने में कामयाब भी हो जाए तो भी वे यह नहीं जान पाएंगे कि उसने क्या लिया। उत्तम, अब वापस जाने का समय हो गया है। लेकिन ये दोनों लोग आधी रात को यहाँ क्यों लड़ रहे थे? क्या यह मनोरंजन के लिए था? आर्यन शर्मा हैरान था। उसने आसपास का स्कैन किया लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में आर्यन शर्मा केवल अपना सिर हिला सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। आर्यन शर्मा ने पार्टी में लौटने का फैसला किया। एक कदम आगे बढ़ने के बाद वह अपने पैर पीछे खींच लिया। आर्यन शर्मा उस विशाल पेड़ को घूर रहा था जिस पर अग्नितत्व मार्शल योद्धा अभी झुका हुआ था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह पेड़ के नीचे चला गया और ऊपर देखा। पत्तियां उसका दृश्य अवरुद्ध कर रही थीं, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सका। उसके पास हल्के से कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यन शर्मा एक शाखा पर उतरा और अपने चारों ओर सहजता से देखने लगा। उसकी निगाहें जम गईं। यह एक बैकपैक था। आर्यन शर्मा कूद गया और बैकपैक को शाखा से नीचे ले गया। उसने बैग खोला और पाया कि उसमें घास भरी हुई थी। घास को एक अंडे के चारों ओर लपेटा गया था। क्या वे इस अंडे को लेकर लड़ रहे थे? आर्यन शर्मा ने अपनी ठोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचने लगा। मार्शल योद्धा मर चुके थे, इसलिए इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। यह अंडा अब उसका था। आर्यन शर्मा आधे घंटे के लिए चले गए हैं। वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अमीर दूसरी पीढ़ी और अधिकारियों के बच्चे लंबे इंतजार से अधीर हो रहे थे। वे थोड़े दुखी थे। हमने आपको इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? रिया गुप्ता ने भौहें सिकोड़ी और जवाब दिया, यह सही नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम आर्यन शर्मा के बारे में चिंतित हैं। हालांकि आर्यन शर्मा के दृष्टिकोण से इतने सारे लोगों को इंतजार कराना उनके लिए सही नहीं है। अगर उसे कुछ नहीं मिला तो उसे पहले वापस आ जाना चाहिए था। लक्ष्मण राणा ने कहा, उन्हें मजबूत मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं है। यह सही है। मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य के रूप में पेश किया। एक युवक ने उपहास किया। कुछ अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन अचानक जंगल से एक आवाज आई। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक उन्नत चरण का मार्शल शिष्य हूं, है ना? उस स्थिति में स्वयंभू उन्नत चरण मार्शल शिष्य जैसी कोई चीज नहीं होती। युवक के चेहरे पर स्तब्धता छा गई। आर्यन शर्मा ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। फिर वह भीड़ को देखकर मुस्कुराया। मुझे आपको इतने लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए खेद है। मैं भूल गया था कि मैं दिशानिर्देश देने में बुरा हूं, इसलिए मैं गलती से अपना रास्ता भूल गया। सभी लोग लगभग बेहोश हो गए। जब आपको दिशा का कोई बोध नहीं है तो अकेले जंगल में प्रवेश करने का साहस आपको कहां से मिला? जांच? आप क्या जांच कर सकते हैं? युवा मास्टर ली, सावधान रहें। यदि आप दूसरों की पीठ पीछे बोलते रहेंगे तो आप गपशप करने वाले बन सकते हैं। आर्यन शर्मा ने लक्ष्मण राणा की ओर देखा और उसे एक रहस्यमय मुस्कान दी। अपनी निगाहों से दोषी महसूस करते हुए लक्ष्मण राणा ने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। हालांकि ज्योति बहल को आर्यन शर्मा की बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और पूछा, युवा मास्टर आर्यन, क्या आपको कुछ पता चला? नहीं। मैंने आसपास के क्षेत्र का कुछ बार चक्कर लगाया और अंततः वापस आने का रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा। मैंने कुछ नहीं देखा,
आर्यन शर्मा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ज्योति बहल ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से गौर से देखा। उसने कहा, उस स्थिति में चलो वापस चलते हैं, देर हो रही है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। विदाई लेने और जाने से पहले सभी लोग अपनी कारें लेने के लिए पहाड़ी विला में वापस चले गए। बेशक हमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता थी कि जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक संख्या में शिकार पकड़ा वह लक्ष्मण राणा था। चूंकि आर्यन शर्मा ने पहले ही शिकारगाह छोड़ दी थी, इसलिए लक्ष्मण राणा ने मामूली अंतर से जीत हासिल कर ली थी। उसे एक रहस्यमय उपहार मिला। यह कुछ ऐसा था जिसे ज्योति बहल विदेश से वापस लाया था, एक मानव आकार की गुड़िया। और वह एक महिला थी। उस समय लक्ष्मण राणा की अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। आर्यन शर्मा और रिया गुप्ता की कार एक के बाद एक समुद्रनगर शहर में घुस गई। चौराहे पर जब वे हरी बत्ती होने का इंतजार कर रहे थे, रिया गुप्ता ने अपनी खिड़की नीचे कर दी और आर्यन शर्मा पर चिल्लाया, भाई आर्यन शर्मा, हम पहले घर जाएंगे। कृपया छोटी सीमा को वापस भेजें। आगे बढ़ो। घर पहुंचने पर एक संदेश भेजें। आर्यन शर्मा ने हाथ हिलाया। चौराहे पर वे दोनों अलग हो गए। आर्यन शर्मा ने श्वेता तिवारी को उसके घर छोड़ दिया। वह जिन्हुआ नामक एक अन्य विला जिले में रहती थी। समुद्रनगर शहर में कई धनी लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कई समान विला जिले भी थे। श्वेता तिवारी एक विला के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी और हाथ हिलाते हुए पंजों के बल खड़ी थी। भाई आर्यन शर्मा, जल्दी करो और घर जाओ। वापस जाते समय सावधान रहें। मैं अब छुट्टी ले लूंगा। जल्दी सो जाओ। यदि आप बहुत देर से सोएंगे तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और चला गया। तुम ही हो जो बूढ़े हो जाओगे, श्वेता तिवारी ने मुंह बनाया। रास्ते में आर्यन शर्मा ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। वह बस आज रात प्राप्त लाभों को गिनने और जांचने के लिए जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था। उसने रहस्यमय अंडा, अग्नि तत्व मार्शल योद्धा की युद्ध तलवार तथा अन्य छोटी वस्तुओं से भरा बैग पहले ही अपनी कार की डिक्की में छिपा लिया था। इससे पहले आर्यन शर्मा सामान छिपाने के लिए अपनी सबसे तेज गति से पहाड़ी विला में वापस भाग गया था। फिर वह ज्योति बहल और अन्य लोगों को खोजने के लिए वापस गया। यदि नहीं तो उसके पास यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह कितनी सारी वस्तुएं ले जा रहा था। सौभाग्यवश जब उसे सफलता मिली तो अग्नि तत्व मार्शल योद्धा द्वारा बनाया गया घाव ठीक हो चुका था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह इसे समझा भी नहीं पाता। आर्यन शर्मा ने अपने खून से सने और फटे कपड़े उतार दिए और बदलने के लिए उसी रंग की शर्ट ढूंढी। रात अंधेरी थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं। चूंकि वह जल्दी में था, इसलिए यह सबसे अच्छा काम था जो वह कर सकता था। कुछ स्पष्टीकरण सावधानी पूर्वक विश्लेषण का सामना नहीं कर सके। ज्योति बहल ने शायद कुछ गड़बड़ देखी थी, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। उसे अपने अनुमान पर ही रुकना पड़ा। आर्यन शर्मा ने अपनी कार चलाते समय किए गए कामों को याद किया। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी, अंततः उन्हें थोड़ी अधिक राहत महसूस हुई। अंडा। उसे लगा जैसे वह चोर है। उसने अपना सिर हिलाया। रात में सड़क पर केवल कुछ ही कारें थीं। आर्यन शर्मा ने अपनी बाईं कोहनी कार की खिड़की पर रखी और अपना सिर अपने हाथ पर टिका लिया। उन्होंने एक अनुभवी ड्राइवर की तरह एक हाथ से गाड़ी चलाना शुरू किया। जैसे ही आर्यन शर्मा एक व्यापारिक लेन से गुजरा, उसने अपनी आंखों के कोने से हलचल भरी और समृद्ध सड़क देखी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन सड़कों पर अभी भी बहुत से लोग थे। वे हंस रहे थे और आनंद ले रहे थे। युवकों ने युवतियों का हाथ पकड़ लिया और पूरी रात बाहर रहे। बहुत अच्छा लगा। एक साधारण व्यक्ति का जीवन भी बुरा नहीं है। जैसे ही आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा, अचानक उसकी दृष्टि में एक परिचित आकृति प्रकट हुई।